जैसे ही युगराल ने तीनों शक्तिमानों को हरा दिया, उसके बाद वो तुरंत खास मेंबर्स के बनाए गए शक्तियों की चादर के पास चला गया। वहां पहुंचकर जब उसने अपना हाथ लहराया तो ढेर सारी बर्फीली शक्तियां बाहर निकलते हुए उस शक्ति की चादर से टकराने लगी। फिर जैसे जैसे वो शक्तियां उस चादर पर हमला करती गई तो अचानक से अंबर दल के 100 से भी ज्यादा खास मेंबर्स के चेहरों के रंग बदलने लगे और उनके चेहरों को देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि बहुत जल्द वो लोग टूट कर बिखरने ही वाले थे। वहीं युगराल के लगातार ताकतवर हमलों को देखकर ओलाफ ने गुस्से में उसे धमकाते हुए कहा, युगराल, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, इसका खामियाजा भुगतने को तैयार हो जाओ। और उसके इतना कहते ही अचानक से उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिखाई देने लगी। दरअसल दिव्य नागिन ने ओलाफ के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर एक बार फिर ढेर सारा सतरंगी लिक्विड अपने मुंह से बाहर निकालकर उसे सीधा ओलाफ पर फेंक दिया। वहीं उस जहरीले लिक्विड को अपनी ओर आते हुए देख ओलाफ ने घबराते हुए कहा, इस सांप की तो इतना कहकर तुरंत तेजी से वो पीछे हटने लगा ताकि उस खतरनाक सतरंगी जहर से बच पाए। इसके साथ ही उसने अपने हाथों से पत्थर की बनी ढेर सारी दीवारें अपने सामने खड़ी कर दी ताकि वो जहर से और ज्यादा सुरक्षित हो सके। लेकिन दिव्य नागिन के जहर से तो रास्ते की सारी चीजें एक झटके में पिघलती गईं। इसके अलावा ओलाफ ने एक चीज पर ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे जैसे वो सतरंगी दिव्य नागिन से भागता फिर रहा था, उस दौरान वो ध्रुव के और करीब पहुंचने लगा। और क्योंकि ध्रुव को चारों द्रोण रैंक के बुजुर्गों से कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए उसका ध्यान आसमान में चलते मुकाबले पर ही था। यही वजह थी कि उसे भी यह दिखा कि ओलाफ अनजाने में कैसे हड़बड़ाते हुए उसके पास आ रहा था। इतने में ध्रुव ने अपनी तलवार पर पकड़ मजबूत की, जिसके बाद वो खुद ही ओलाफ की तरफ उड़ने लगा। और ध्रुव को ऐसा खतरनाक कदम उठाता देख मैदान में मौजूद सभी लोगों ने हैरान होते हुए कहा, ये लड़का खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहा है? क्या इसे पता नहीं है कि ओलाफ इसका क्या हाल कर देगा? लेकिन लोगों की हैरान नजरों को नजरअंदाज कर ध्रुव दोनों हाथों से अपनी तलवार पकड़े अपनी शक्तियों को इकट्ठा करता रहा। इसके बाद ध्रुव ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की और फिर गहरी सांस लेते हुए एक बड़े हमले की तैयारी की। फिर उसने तुरंत अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाया, जिसके बाद वो तलवार अचानक से लाल रंग की होने लगी। तभी ध्रुव का चेहरा भी गर्मी की वजह से काफी लाल दिखने लगा, क्योंकि उसकी शक्तियों का हीरा लगातार ढेर सारी गर्म शक्तियां उसके शरीर से बाहर निकाल रहा था। वो शक्तियां इस वक्त सीधे ध्रुव की तलवार पर इकट्ठा हो रही थीं, जिस वजह से उसकी तलवार अब तेजी से चमकने लगी। वहीं जैसे ही ध्रुव का पीछा करते चारों बुजुर्गों ने ध्रुव के शरीर से इतनी सारी शक्तियां निकलते हुए देखी तो उनके चेहरे पर घबराहट दिखाई देने लगी, जिसके साथ उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, बुजुर्ग ओलाफ, जरा संभलिए। इतना कहकर वो लोग लगातार लाल होती तलवार को देखने लगे और तभी उन्होंने देखा कि ओलाफ ने उनकी बात सुनकर तुरंत अपनी नजर ध्रुव की तरफ करते हुए कहा, बेवकूफ लड़का, इसे आसमान और जमीन के फासले के बारे में कुछ नहीं पता। कहां इसकी ताकत और कहां मेरी ताकत। इस दौरान ओलाफ ने महसूस किया कि ध्रुव ताकतवर हमला करने के लिए उसी की ओर आ रहा था, लेकिन ओलाफ तो इस वक्त सतरंगी नागिन से निपटने में लगा हुआ था, जो तेजी से उसका पीछा कर रही थी। मगर ध्रुव के हमले को नजरअंदाज न करते हुए ओलाफ ने अपना हाथ लहराकर उसके सामने एक मजबूत पत्थर की दीवार खड़ी कर दी। इस दीवार को बनाते हुए उसने सोचा कि ध्रुव की शक्तियों के हिसाब से तो ये दीवार उसके हमले को झेलने के लिए काफी होनी चाहिए थी। लेकिन उस दीवार को देखकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि दीवार की चौड़ाई देखकर उसे समझ आ गया था कि ओलाफ ने उसे कमजोर समझने की गलती कर दी थी। इसके साथ ही ध्रुव के शरीर से लगातार शक्तियां बाहर निकलती गईं और उसकी तलवार में इकट्ठा होने लगी। फिर कुछ पलों के बाद उस तलवार का तापमान बहुत ज्यादा गर्म हो गया, जिस वजह से आसपास की गर्मी भी काफी बढ़ गई। इस दौरान ओलाफ का सारा ध्यान दिव्य नागिन पर था, जो उसके बहुत करीब आ गई थी। लेकिन तभी अचानक से उसे कुछ महसूस हुआ और उसने तुरंत पलट कर देखा कि ध्रुव के हाथ की तलवार बहुत ज्यादा चमकने लगी थी। जाहिर सी बात है कि ये देखकर उसे समझ आ गया कि ध्रुव ने उसकी उम्मीद से ज्यादा शक्तियां अपनी तलवार पर इकट्ठा कर ली थी। तभी ओलाफ के खौफ से भरे चेहरे को देखकर ध्रुव ने खतरनाक आवाज में उससे कहा, बुजुर्ग ओलाफ, अब जरा इसका स्वाद चखिए। और इतना कहते ही ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार को तेजी से नीचे करते हुए कहा, आग की लहर। फिर ध्रुव के इतना कहते ही उसके सामने के पत्थर से बनी दीवार एक झटके में टूट कर बिखर गई। इसके अलावा ध्रुव तुरंत ओलाफ के पास पहुंचकर तलवार से निकलती शक्तियों से उस पर हमला करने लगा। वहीं मैदान में इस वक्त एक अजीब सी खामोशी छा गई, जिसमें सभी लोग देख रहे थे कि कैसे ध्रुव की तलवार से आग की लहर निकलकर सीधे ओलाफ से जाकर टकरा गई। और तो और मैदान में बैठी लारा भी इस वक्त वो हमला देखकर दंग रह गई थी। उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ध्रुव के पास ऐसी खतरनाक और ताकतवर तकनीक भी होगी, जिसका इस्तेमाल उसने मुकाबले के दौरान नहीं किया था। यही सोचकर लारा का मुंह खुला का खुला रह गया, जिसके कुछ पलों बाद लारा ने मायूस होकर अपना सर झुका लिया। दरअसल वो अब समझ गई थी कि अगर ध्रुव ने इस ताकतवर तकनीक का इस्तेमाल मुकाबले के दौरान किया होता तो शायद लारा बहुत जल्द मुकाबला हार जाती। यही सोचकर लारा ने मन ही मन खुद से कहा, ये लड़का सच में बहुत ताकतवर है।
ये कहते हुए उसके चेहरे पर हल्का अफसोस झलकने लगा, क्योंकि वो जिस लड़के को आज से पहले निकम्मा समझती थी, उसने एक दिन में ही लारा के सामने इतना सब कुछ करके दिखा दिया था। इस बात के चलते लारा को मनी मन काफी बुरा लगने लगा। वो अपने 3 साल पहले किए गए फैसले पर काफी अफसोस मनाने लगी। इस दौरान आसमान में एक लाल रंग की चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी, जो किसी डूबते हुए सूरज जैसी लग रही थी। इसके साथ ही तलवार से निकलती आग जैसी शक्तियों से मैदान में बैठे सभी लोगों को इतनी गर्मी लगने लगी जैसे कि वो फिलहाल किसी भट्टी में बैठे हुए थे। वहीं लोगों की नजरों के सामने वो लाल रंग की रोशनी सीधे जाकर ओलाफ से जाकर टकराई और वो वक्त पर उससे बच भी नहीं पाया। फिर उस रोशनी के ओलाफ से टकराते ही आसमान में एक तेज आवाज गूंज उठी और ओलाफ के ठीक सामने एक तेज धमाका हो गया, जिससे लोगों को एक पल के लिए लगने लगा कि कहीं ओलाफ टुकड़ों में ना बिखर जाए। इस धमाके के तुरंत बाद ओलाफ की एक तेज और दर्दनाक चीख सुनाई दी। फिर उसने तुरंत अपना सिर पकड़ लिया, जिसमें से ढेर सारा खून निकलने लगा था। उसकी इस कराहने वाली चीख के तुरंत बाद ओलाफ के शरीर में लगे शक्तियों के पंख भी गायब हो गए, जिसके बाद वो तेजी से जमीन पर गिरने लगा। फिर जैसे ही ओलाफ जमीन से तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर आ गया तो उसने तुरंत अपने शक्ति से बने पंख फड़फड़ाते हुए अपने आप को बुरी तरह गिरने से बचा लिया। इस दौरान उसके शरीर से ग्रे कलर की शक्तियां निकलने लगी, जिसके साथ ओलाफ सीधे ध्रुव की तरफ गुस्से से देखने लगा। उसके ऐसा करते ही ओलाफ ने अपनी ढेर सारी ताकत का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसके बाद वो एक बार फिर ऊपर की तरफ उड़ने लगा। लेकिन ओलाफ की उड़ान को देखकर मैदान में बैठे सभी लोगों में एक खामोशी गूंज उठी। इसके साथ ही बहुत से लोगों की यहाँ भरने की आवाजें सुनाई दी, क्योंकि ओलाफ की रफ्तार पहले के मुकाबले काफी धीमी हो गई थी। इसके अलावा ओलाफ लगातार हाफ पी रहा था और उसके शरीर से खून निकलते हुए जमीन पर लगातार टपक रहा था। वहीं उसके सिर से निकलते खून की वजह से उसका पूरा चेहरा भी अब लाल रंग का दिखने लगा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, जब ओलाफ नीचे आया तब लोगों ने देखा कि ध्रुव के हमले से उसके सिर में एक ऐसा गहरा जख्म पड़ गया था, जिसमें से थोड़ी हड्डी भी दिखाई देने लगी थी। इतने गहरे जख्म को देखकर सभी लोग समझ गए थे कि अगर ओलाफ ने 1 सेकंड और देरी की होती तो जरूर ध्रुव के हमले से उसका सर कट चुका होता। वैसे देखा जाए तो ध्रुव की असली शक्तियों के हिसाब से उसका ओलाफ को इतना गहरा जख्म देना नामुमकिन था, फिर चाहे वो क्लास 3 की तकनीक के इस्तेमाल से ही क्यों ना हो। लेकिन ओलाफ ने सबसे बड़ी गलती की कि उसने ध्रुव को कमजोर समझ लिया, जिस वजह से उसने अपने सिर पर कोई शक्ति कवच नहीं चढ़ा रखा था। और अगर वो अपने सिर पर शक्तियों का कवच चढ़ाता फिर तो उसे बस जरा सी खरोच आती। इस दौरान ओलाफ के हाथ भी कांपने लगे और वो लगातार हाँफ रहा था। फिर उसने दर्द को झेलते हुए अपना सिर ऊपर उठाकर ध्रुव को देखा और इस वक्त उसकी आंखों में एक अजीब सी दरिंदगी दिखाई दे रही थी। उसे इस तरह से देखकर ही साफ समझ आ रहा था कि वो बहुत बुरी तरह से ध्रुव के टुकड़े टुकड़े करना चाह रहा था। इतने में अचानक से ओलाफ हंसने लगा और फिर उसने अपने दांत पीसते हुए ध्रुव से कहा, बहुत अच्छे से लड़ता है तू। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुझे कमजोर समझने की। ये कहते वक्त ओलाफ बहुत दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन उससे भी ज्यादा तेज उसके दिल में बदले की आग जल रही थी। इस दौरान वो सब कुछ भूल चुका था और वो सिर्फ ध्रुव को गुस्से के साथ देखे जा रहा था। जाहिर सी बात है कि अंबर दल के 1000 मेंबर्स के सामने आज उसकी जान जाते जाते बच गई, और वो भी एक महज 20 साल के लड़के के हाथों। इस वजह से ओलाफ खुद को बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा था। तभी अचानक उसने अपनी स्टोरेज अंगूठी में से जख्म ठीक करने वाली दवा की कुछ बोतलें बाहर निकाली, जिसके बाद उसने उसमें भरे लिक्विड को अपने जख्मों पर उड़ेलना शुरू किया। फिर कुछ पलों बाद जब वो लिक्विड ओलाफ के जख्मों को ठीक करने लगा, तब जाकर ओलाफ का दर्द कम हुआ और उसने एक गहरी सांस ली। इसके तुरंत बाद उसने ध्रुव की तरफ गुस्से से देखते हुए चिल्लाकर भारी आवाज में कहा, ध्रुव शौर्य, आज तो तू किसी भी कीमत पर यहां से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। ये ओलाफ का वादा रहा। वहीं ध्रुव ने जैसे ही ओलाफ की धमकी सुनी तो वो समझ चुका था कि मुकाबला अब और ज्यादा मुश्किल होने वाला था। इसके साथ ही ध्रुव को समझ आया कि क्लास 3 की तकनीक की वजह से ओलाफ बुरी तरह से जख्मी हो गया था और अगर वो हमले से मर जाता तो शायद ध्रुव के लिए वहां से जाना आसान हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से ओलाफ जिंदा बच गया था और ये ध्रुव के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं थी। इतने में पेड़ पर खड़े मेघावत ने ओलाफ की तरफ देखकर धीमी आवाज में ज़ारान से कहा, जिस तकनीक का इस्तेमाल इस लड़के ने अभी किया था वो जरूर एक क्लास 3 की तकनीक होगी, है ना? ये सुनकर हकीम ज़ारान ने मुस्कुराकर अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ, क्योंकि अपनी शक्तियों के बावजूद वो ओलाफ को इतनी बुरी तरह जख्मी करने में कामयाब हुआ, इसलिए मेरे ख्याल से वो तकनीक क्लास 3 की ही तकनीक होगी। ये लड़का तो सच में ना जाने कितने राज अपने अंदर दबा कर बैठा है। अगर ये इस तकनीक का इस्तेमाल लारा के साथ करता फिर तो वो मुकाबला इतनी देर चलता ही नहीं। लेकिन उसने ये तकनीक तब इस्तेमाल नहीं की क्योंकि वो लारा को बहुत बुरी तरह जख्मी नहीं करना चाहता था। वहीं हकीम ज़ारांत की बात सुनकर मेघावत ने आंख भरते हुए परेशानी के साथ कहा, आखिर कहाँ से लाता ये लड़का इतनी अनोखी और ताकतवर चीजें? पहले तो वो दिव्य रोशनी, फिर वो शक्तिमान रैंक का तिलस्मी जानवर, और अब ये क्लास 3 की तकनीक।
कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़के के पीछे कोई बहुत ही बड़ा दल है जिसके बारे में हमें नहीं पता। ये सुनकर हकीम ज़ारांत हैरानी में चुपचाप अपना सिर हिलाते रहे। दरअसल ध्रुव ने हर बार ऐसे हुक्म के इक्कों का इस्तेमाल किया था कि वो भी काफी हैरान हो गए थे। तभी मेघावत के सवाल पर हकीम ज़ारांत ने मजाक मजाक में कहा, कहीं वो ताकतवर दल शौर्य दल ही तो नहीं जो कमजोर बनने का नाटक कर रहा है, लेकिन हकीकत में अंबर दल से भी ज्यादा ताकतवर है। ये कहते वक्त ज़ारांत भी जानते थे कि ये सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि शौर्य दल के ओहदे के हिसाब से तो उनके लिए क्लास 2 की तकनीक का इस्तेमाल करना अनोखा होता था, इसलिए क्लास 3 की तकनीक हासिल करना तो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं था। यही सोचते हुए वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे और सोचने लगे कि दोनों के इतने ऊंचे ओहदे के बावजूद उन्हें इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ध्रुव 3 सालों से कहाँ था। और इसके साथ ही वो लोग ये भी सोचने लगे कि लारा ज़यान ने जिस लड़के को कमजोर बताकर उससे रिश्ता तोड़ दिया था, क्या उस लड़के ने इतनी ताकत सिर्फ इसलिए हासिल की क्योंकि वो लारा ज़यान से उस बेइज्जती का बदला लेना चाहता था? क्योंकि अगर ये बात सच थी फिर तो लारा ज़यान जिंदगी भर अपने उस फैसले पर अफसोस मनाती रहेगी। वहीं अचानक से ओलाफ के शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी, जिसे अंबर दल के मेंबर्स महसूस कर पा रहे थे। वो लोग समझ रहे थे कि ओलाफ कितने गुस्से में था, और अगर वो जरा सा भी शोर करते तो शायद वो गुस्सा उन लोगों पर ही फट पड़ता। इतने में शक्तियों की चादर के बगल में उड़ रहे युगराल ने ओलाफ की तरफ देखते हुए खुद से कहा, ध्रुव का यह हमला तो सच में बहुत खतरनाक था। ये कहते हुए वो ओलाफ की बुरी हालत को देख रहा था, जिसके सर से लगातार खून बह रहा था। तभी ध्रुव ने तुरंत युगराल की तरफ देखकर हड़बड़ाते हुए उससे कहा, युगराल जल्द से जल्द वो शक्ति की चादर को तोड़िए, हमारे लिए यहाँ और देर रुकना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। वहीं ध्रुव की बात सुनकर युगराल ने अपना सिर हिलाते हुए उसे जवाब दिया, बस मुझे 3 मिनट दो, मैं तुरंत ये चादर फाड़ के रख देता हूँ। तो क्या करने वाला है ओलाफ ध्रुव से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। आसमान में ढेर सारे लोग उड़ते हुए दिख रहे थे। सूरज ढलने में अभी भी वक्त था, लेकिन मैदान में इस वक्त थोड़ा अंधेरा छाया हुआ था। यह अंधेरा वाखरान की ताकत की वजह से था, जिसमें मुकाबला देखने के लिए मैदान में मौजूद लोगों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। और बीच बीच में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी कि तभी अचानक वाखरान ने अपने हाथों से एक सील बनाई, जिससे एक झटके में पूरे आसमान पर एक काला पर्दा चढ़ गया। वहीं ओलाफ लगातार शक्तियों के सफेद बादल का इस्तेमाल कर उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वाखरान की काले रंग की शक्तियां उसके ताकतवर हमलों को भी नाकाम कर रही थीं। फिर जैसे ही वो दोनों शक्तियां एक दूसरे से टकराती तो एक तेज धमाका होता और आसमान में जैसे बिजली कड़कने लगती। इस दौरान वाखरान की शक्तियों का काला पर्दा थोड़ा छटने लगा, जिसमें से सूरज की रोशनी दिखाई देने लगी। इतने में पेड़ पर खड़े मेघावत ने ऊपर चल रहे मुकाबले को देखते हुए कहा, इस आदमी की शक्तियां तो बहुत ताकतवर हैं, ये जैसे हमलों का इस्तेमाल कर रहा है। उसे देखकर तो मुझे लगता है कि ये कम से कम 7 सितारों वाला शक्ति सम्राट तो होगा ही। और मेघावत की बात सुनकर हकीम ज़ारांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ये आदमी बहुत ताकतवर है, और तो और इसकी मूल शक्ति भी काफी अजीब है। ये काली शक्तियां बहुत ही अनोखी तरह की शक्तियां हैं जो बहुत कम देखी जाती हैं। वैसे मेघावत जरा एक बात तो बताओ, अगर ये मुकाबला इसी तरह चलता रहा तो क्या हमें भी कुछ करना चाहिए? आखिर अंबर दल आता तो वुहान साम्राज्य में ही है ना, इसलिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। इस पर मेघावत एक पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर कुछ सोचने के बाद उन्होंने ज़ारांत की तरफ देखते हुए कहा, मेरे ख्याल से हमें इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस रहस्यमयी शक्ति सम्राट को देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है जैसे अंबर दल को खत्म करने के लिए आया हुआ है। अगर ध्रुव सही सलामत यहाँ से चला जाता है तो मेरे ख्याल से शक्ति सम्राट भी यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकेगा। और तो और हम ये भी नहीं जानते कि इस आदमी के पीछे आखिर कौन सी ताकत है, इसलिए अगर हम जल्दबाजी में गलत फैसला लेते हैं तो कहीं हमें यह फैसला बहुत भारी ना पड़ जाए। मेघावत की बात सुनकर हकीम ज़ारांत ने भी कुछ सोचते हुए हामी भरी, जिसके बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा। इस दौरान आसमान में छाए अंधेरे के बीच से वाखरान बाहर आया और वो ओलाफ की शक्ल देखकर जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर थोड़ी तो काबिलियत है, शायद इसलिए तुम्हारे सिर पर इतना गुरूर सवार है। वहीं उसकी बात सुनकर ओलाफ गुस्से में अपने दांत पीसने लगा। उसके बाद उसने तुरंत काले पर्दे पर पड़ी दरारों पर नजर घुमाई, जिसके अंदर उसे ध्रुव दिखाई दिया, जो मैदान छोड़कर भागने ही वाला था। ये देखकर ओलाफ का खून खौलने लगा और उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, गलती से भी यहाँ से भागना मत लड़के। इतना कहकर ओलाफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां बाहर निकलने लगी। इतने में वाखरान ने ओलाफ को हार ना मानते देख हल्के गुस्से के साथ कहा, देखो तुम बहुत जिद्दी हो, लेकिन ये सोचने की गलती भी मत करना कि मैं तुम्हें जान से मारने से पहले एक बार भी सोचूंगा। ये कहकर वो धीरे से अपने हाथ आगे लाया, जिससे अचानक से काले रंग का कोहरा इकट्ठा होने लगा। फिर एक झटके में वो कोहरा एक बड़े से भाले में बदल गया, जो तकरीबन 7 फीट का था।
उस बड़े से भाले में ढेर सारी काले रंग की धारियां बनी हुई थीं और उसमें शक्तियां लगातार बह रही थीं। वहीं वाखरान ने सीधे ओलाफ की तरफ देखते हुए अपने ताकतवर भाले पर अपनी पकड़ मजबूत की। इसके बाद वो एक कदम पीछे हुआ, जिसके बाद उसने तेजी से आगे आकर वो भाला सीधे ओलाफ की तरफ फेंकते हुए कहा, काले सांप का भाला। और उसके इतना कहते ही वो काले रंग का बड़ा सा भाला किसी टूटते तारे की तरह आसमान को चीरते हुए आगे बढ़ने लगा। फिर जैसे ही वो भाला थोड़ा आगे बढ़ा तो उसमें लिपटी काले रंग की शक्तियों ने अचानक से उस भाले को एक काले रंग के खतरनाक सांप में बदल दिया। इसके बाद वो बड़ा सा सांप ओलाफ पर हमला करने के लिए तेज रफ्तार में आगे बढ़ता गया। दूसरी ओर जैसे ही ओलाफ ने देखा कि आसमान में दिखता खतरनाक सांप सीधे उसी की तरफ आ रहा था, तो उसके चेहरे का रंग अचानक से बदलने लगा। वो महसूस कर पा रहा था कि वो हमला कितना खतरनाक था और वाखरान उस पर जानलेवा हमला करने में थोड़ा भी नहीं झिझक रहा था। इस एहसास के चलते ओलाफ को अपने दिल में एक अजीब सा खौफ महसूस होने लगा। फिर उसने इस खौफ की वजह से तुरंत अपने आसपास के बादलों को अपने सामने लाना शुरू किया ताकि वो उन्हें कवच की तरह इस्तेमाल कर सके। और पलक झपकते ही वो सफेद रंग की शक्तियां इकट्ठा होकर एक मजबूत शक्ति कवच में बदल गईं, जो तकरीबन 10 फीट चौड़ा था। इसके साथ ही वो कवच इस वक्त चमक रहा था, जिससे उसमें इकट्ठा शक्तियों का पता लगाया जा सकता था। लेकिन इस ताकतवर और मजबूत कवच को तैयार करने के लिए ओलाफ को बहुत सी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ गया था, जिस वजह से आसपास के बादल काफी कम दिखने लगे थे। इस दौरान हवा में उड़ता काले रंग का सांप रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि वो तो कवच को देखकर अपनी रफ्तार और ज्यादा तेज करने लगा, जिसके एक पल बाद वो सीधे जाकर उस बादलों से बने कवच से टकरा गया। फिर जैसे ही वो सांप जैसा भाला कवच से टकराया तो इतना तेज धमाका हुआ कि मैदान में मौजूद सभी लोगों को अपने कान बंद करने पड़ गए। इसके अलावा आसमान में जिस जगह पर वो दोनों शक्तियां टकराई थीं, वो जगह शक्तियों से पूरी तरह भर गई थी। वहीं वाखरान ने जब देखा कि उसका भाला ओलाफ के कवच से टकराया तो उसने तुरंत अपने हाथों से सील बनाते हुए चिल्लाकर कहा, चलो अब तोड़ भी दो उसे। और जैसे ही वाखरान ने इतना कहा तो अचानक से उस काले रंग के भाले से बना सांप बड़ा होते हुए तकरीबन 70 फीट लंबा हो गया, जिसके बाद उसने तुरंत ओलाफ के बनाए कवच को एक झटके में निगल लिया। ये देखकर ओलाफ और मैदान में मौजूद अंबर दल के बाकी लोग काफी दंग रह गए। वैसे देखा जाए तो वो सांप पहले के मुकाबले अब काफी कमजोर दिखने लगा था, लेकिन उसे देखते हुए ओलाफ के दिल में एक अजीब सा डर महसूस होने लगा और वो इस डर के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से वो काले रंग का सांप सीधे ओलाफ की तरफ हमला करने के लिए बढ़ने लगा। फिर वो सांप तेजी से आगे बढ़ते हुए वापस सिकुड़कर काले रंग का भाला बन गया। वहीं ओलाफ देखता रहा कि कैसे वो खतरनाक भाला लगातार उसके करीब आता जा रहा था। फिर ऐन वक्त पर ओलाफ ने अपने दांत पीसते हुए अपने शरीर को ढेर सारी शक्तियों से ढक लिया, जिसके बाद वो तुरंत अपने हाथ भाले के सामने ले आया। लेकिन जैसे वो तेज रफ्तार में आता भाला ओलाफ से टकराया तो उसे खून की उल्टियां होने लगी। इसके साथ ही उस हमले की ताकत से ओलाफ को एक ऐसा झटका लगा कि वो सीधे जमीन पर गिरने लगा। वहीं जैसे ही ओलाफ जमीन की तरफ गिरने लगा तो आसमान में इकट्ठे हुए शक्तियों के बादल भी बिखरने लगे और एक पल बाद वो बादल पूरी तरह से गायब हो गए। फिर जैसे ही वो शक्तियों से बने बादल गायब हुए तो मैदान में मौजूद सभी बुजुर्गों के चेहरों के रंग ही उड़ गए। दरअसल इतनी शक्तियों के इस्तेमाल से बुजुर्गों को बहुत तेज दर्द महसूस होने लगा, लेकिन उनके मुकाबले मैदान में बैठे सभी जवान मेंबर्स और बुरी हालत में दिखाई देने लगे। इस दौरान बहुत से मेंबर्स ऐसे भी थे जो ज्यादा ताकतवर नहीं थे। बैठे बैठे वो खून की उल्टियां भी करने लगे थे और इसके तुरंत बाद बहुत से लोग बेहोश भी हो गए। इसके अलावा कुछ ताकतवर लोग भी थे जो बेहोश तो नहीं हुए थे, लेकिन उनके चेहरों से साफ समझ आ रहा था कि बादलों के अचानक टूटने से सभी को कितना तेज झटका लगा था। इससे साफ जाहिर हो गया कि वाखरान के एक हमले ने पूरे अंबर दल को कितना कमजोर बना दिया था। साथ ही सभी ने महसूस किया कि एक शक्ति सम्राट कितना ज्यादा ताकतवर और कितना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन इतना ही नहीं, आसमान में उड़ता वो काले रंग का भाला ओलाफ को जमीन पर गिरते देख उस पर दोबारा हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगा। फिर जैसे ही ओलाफ से वो दोबारा टकराने वाला था तो ओलाफ ने तुरंत अपने आप को लुढ़काते हुए उस हमले से बचने की कोशिश की। वहीं ओलाफ के बचते ही वो भाला सीधे जाकर मैदान से टकराया, जिस वजह से पूरे मैदान में एक भूकंप सा आ गया और उसकी जमीन उखड़ते हुए बाहर आने लगी। इस भूकंप के चलते आसपास के पेड़ भी जोरों से कांपने लगे, लेकिन उस पर खड़े ताकतवर लोगों ने खुद को जैसे तैसे संभाल लिया। दूसरी ओर मैदान में मौजूद अंबर दल के मेंबर्स लगातार भूकंप से गिरते जा रहे थे, जिससे उस हमले की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। इस दौरान आसमान में उड़ रहे वाखरान ने देखा कि कैसे उसके एक ही हमले से वो पूरा मैदान उथल पुथल हो गया था। इतने में उसने अपने हाथ लहराते हुए आसमान में छाए काले पर्दे को हटाया और उस पर्दे के हटते ही सूरज की रोशनी एक बार फिर मैदान में दिखाई देने लगी। इस सूरज की रोशनी की गर्माहट से बहुत से मेंबर्स के ठंडे पड़ चुके शरीरों को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा। फिर जैसे ही वो भूकंप रुका तो सभी की नजरें तुरंत उस जगह पर पड़ी जहां ओलाफ गिरा हुआ था।
तभी सभी लोगों ने देखा कि कैसे ओलाफ के ठीक बगल में एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहीं पेड़ पर खड़ी मेघावत ने ओलाफ की तरफ देखते हुए कहा, ये अब तक मरा नहीं? इसके तुरंत बाद ओलाफ जोर जोर से खांसते हुए उठने लगा। उसके लड़खड़ाते कदमों और उसकी हालत को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये साम्राज्य के सबसे ताकतवर दल अंबर दल का सबसे बड़ा बुजुर्ग था। ओलाफ के कपड़े इस वक्त फट चुके थे और उसका पूरा चेहरा खून से रंग चुका था। इसके अलावा उसकी कमर से लगातार खून बह रहा था, जिसने आसपास की जमीन तक को लाल कर दिया था। ओलाफ की किस्मत अच्छी थी कि वो भाला उसे ऐसी जगह पर नहीं लगा था कि वो वहीं के वहीं अपना दम तोड़ देता, लेकिन इसके बावजूद उस हमले की ताकत की वजह से ओलाफ बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वहीं जैसे ही मैदान में मौजूद अंबर दल के सभी मेंबर्स ने अपने बुजुर्ग ओलाफ की इतनी बुरी हालत होते देखी तो सभी के सिर शर्म से नीचे झुक गए। दूसरी ओर खड़े होते ही ओलाफ के चेहरे पर जरा भी नाराजगी नहीं दिख रही थी, बल्कि वो तो शांत रहकर अपनी कमर से बहते खून को रोकता रहा। इसके अलावा उसने अपने सर पर हाथ फेर कर उस गहरे जख्म को भी महसूस किया जो ध्रुव ने उसे दिया था। लेकिन तभी अचानक वो मुस्कुराने लगा, जिसके एक पल बाद उसकी मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। इसके साथ ही ओलाफ की हंसी में एक अजीब सा पागलपन छुपा हुआ समझ आ रहा था, जिसे महसूस कर आसपास के लोग एक दूसरे को देखने लगे। तभी ओलाफ ने अपना सिर उठाकर वाखरान को देखते हुए उससे कहा, तुम सच में बहुत ज्यादा ताकतवर हो। वहीं उसकी बात सुनकर हवा में उड़ते वाखरान के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी। फिर उसने तुरंत अपने हाथ पर काले रंग की शक्तियां इकट्ठा करते हुए ओलाफ को जवाब दिया, तुम्हें मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम जिंदगी से उब गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ मरने में। लेकिन वाखरान की बात सुनकर भी ओलाफ पागलों की तरह हंसता रहा। बल्कि वो तो इतनी जोरों से हंसने लगा कि अचानक से उसे खांसी आ गई, जिससे ढेर सारा खून उसके मुंह से बाहर निकलने लगा। फिर ओलाफ ने अपने मुंह पर छपे खून को पोंछते हुए किसी दरिंदे की तरह वाखरान और बाकियों को देखते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम पहले हो जिसने इतने सालों में अंबर दल को इतना बेइज्जत करने की हिम्मत की है। अगर आज तुम सभी यहाँ से जिंदा वापस लौट जाते हो तो मुझे लगता है कि अंबर दल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अंबर दल का नाम खराब करने के लिए तुम सभी को मरना होगा। इस पर वाखरान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तेरी हैसियत ही नहीं है हमें जान से मारने की, समझा? वहीं वाखरान की बात सुनकर ओलाफ ने आंखों में दरिंदगी के साथ उसे जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूं मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन किसी और की तो है। इतना कहकर ओलाफ ने सभी की नजरों के सामने एक सफेद रंग की सीटी अपनी स्टोरेज अंगूठी में से बाहर निकाली। उसके बाद उसने तुरंत उस सीटी को जोर से बजाना शुरू किया, जिससे निकली पतली आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। इस वक्त ओलाफ को ऐसा करते देख सभी लोग बिल्कुल शांत खड़े थे। तभी अचानक मेघावत ने चेहरे पर परेशानी के साथ हकीम जारांत की तरफ देखा और अचानक से उसे कुछ याद आया। ये तो शायद उस बूढ़े लीडर को बुला रहा है। इसका मतलब ये सच था कि वो अभी तक मरा नहीं है। और जैसे ही मेघावत की बात खत्म हुई तो अंबर दल का वो मैदान एक बार फिर से जोरों से कांपने लगा, लेकिन इस बार एक अजीब सी शक्ति जमीन के नीचे से ऊपर आने लगी। वहीं उस शक्ति के ऊपर आते ही अचानक से अंबर पर्वत से काफी दूर आसमान में उड़ती एक सफेद रंग की रोशनी अचानक से रुक गई। फिर उसके रुकने पर समझ आया कि वो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, जिसकी नजर फिलहाल अंबर पर्वत की तरफ थी। उस अजीब सी शक्ति को इतने दूर से महसूस कर उस खूबसूरत लड़की के चेहरे पर हैरानी झलकने लगी, जिसके साथ उसने खुद से कहा, मास्टर को क्यों जगाया गया? कहीं दल कोई बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? आखिर किसकी है ये शक्ति जिसे देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग इतना परेशान दिखने लगे हैं? और क्या ध्रुव और उसके साथ ही उस ताकतवर शक्ति का सामना करने में कामयाब हो पाएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। मैदान में मौजूद सभी लोग एक ताकतवर शक्ति को जमीन से निकलते हुए महसूस कर पा रहे थे। इस वक्त ध्रुव को भी ऐसी शक्तियां महसूस हो रही थीं जो उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं की थी। फिर वो शक्ति धीरे धीरे पूरे मैदान को घेरने लगी, जिसे देखकर अंबर दल के सभी मेंबर्स अपने सिर झुकाते हुए घुटनों पर झुक गए। इतने में लारा ने उस जगह पर हैरानी भरी नजरों से देखा जहां से वो शक्तियां बाहर निकल रही थीं, और फिर कुछ सोचते हुए लारा ने खुद से कहा, ये शक्ति तो वाकई बहुत ज्यादा है। दरअसल लारा हैरान इसलिए थी क्योंकि उसने भी उम्मीद नहीं की थी कि आज जो कुछ हो रहा था उसमें अंबर दल के इस महान लीडर की भी जरूरत पड़ जाएगी, जो काफी वक्त से सोया हुआ था। वहीं उस शक्ति पूर्वज को महसूस करने के बाद युगराल के चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। ये बहुत बुरा हुआ, ये बूढ़ा लीडर अभी भी जिंदा है। इतने में ध्रुव ने पलटकर युगराल की बात याद करते हुए कहा, तो इसका मतलब ये शक्ति अंबर दल के पुराने लीडर अरसलान की है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर घबराहट के साथ साथ काफी मायूसी भी झलक रही थी। वहीं उसका सवाल सुनकर युगराल ने अपना सिर हिलाते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ
और सबसे बुरी बात है कि इस शक्ति के हिसाब से तो मुझे यकीन हो गया है कि अरसलान जरूर शक्ति सम्राट रैंक पार करके शक्ति पूर्वज बन चुका है। और युगराल की बात सुनते ही ध्रुव के हाथ अचानक से कांपने लगे। एक ताकतवर शक्ति पूर्वज, अब हम लोग इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे? जाहिर सी बात है कि ध्रुव ने आज तक जो सबसे ताकतवर लोग देखे थे वो थे नागरानी हिनीसा और मेघावत। वैसे देखा जाए तो एक शक्ति सम्राट रैंक के बाद शक्ति पूर्वज रैंक ही आती थी, लेकिन इसके बावजूद दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। कुछ वक्त पहले युगराल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जिस तरह 3 शक्तिमानों से मुकाबला किया था, ठीक उसी तरह एक शक्ति पूर्वज भी 3 शक्ति सम्राटों से मुकाबला कर सकता था, और ये उसके लिए कोई मुश्किल की बात नहीं होती। इतने में ध्रुव ने अपनी किस्मत पर अफसोस जताते हुए कहा, हद होती है यार, हर बार एक नई मुसीबत। ये कहते वक्त ध्रुव के चेहरे पर काफी बेचैनी दिखाई देने लगी। जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ वक्त से जब भी ध्रुव को लगता कि वो सही सलामत अंबर पर्वत से जा सकता था, तब कोई ना कोई नई मुसीबत आकर उसके सामने खड़ी हो जाती, जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। इतने में ध्रुव ने एक नजर युगराल की तरफ देख कर आह भरते हुए कहा, युगराल, अब जो अरसलान नींद से जाग गया है, इसलिए मुझे लगता है कि अब आप मुकाबले से दूर हो जाएंगे, है ना? वहीं ध्रुव की बात सुनकर युगराल एक पल के लिए दंग रह गया। फिर वो कुछ देर तो सोच में पड़ा रहा, जिसके बाद उसने दांत पीसते हुए ध्रुव के सवाल का जवाब दिया। वैसे सच कहूं तो मेरा जैसा आदमी कभी उस चीज में टांग नहीं अड़ाता जिसमें मेरा कुछ फायदा ही ना हो। इसका मतलब मुझे ऐसा कुछ तो दिखना चाहिए जिससे मेरा फायदा हो सके। लेकिन अब जो मैं इस मामले में इतना आगे आ ही चुका हूं, तो क्यों ना आज पूरा जोर आजमा ही लिया जाए। अगर अरसलान आज किसी भी कीमत पर हमें रोकना चाहता ही है, फिर मैं भी पूरी कोशिश करके तुम्हें अंबर पर्वत से दूर लेकर ही जाऊंगा। और युगराल की बात सुनते ही ध्रुव काफी हैरान हो गया। इसके साथ ही ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वैसे ध्रुव भी जानता था कि युगराल के पीछे न हटने की वजह पर्पल रिकवरी गोली भी थी, लेकिन चाहे कुछ भी कहा जाए, एक बात तो पक्की थी, युगराल दिल से ध्रुव की मदद करना चाह रहा था, और वो इसके लिए अंबर दल से दुश्मनी लेने के लिए भी तैयार हो गया था, जिससे ध्रुव को यह समझ आ गया था कि उसकी दोस्ती सचमुच काबिले तारीफ थी। कम से कम युगराल वहां मौजूद बहुत से लोगों से तो काफी अच्छा था। तभी ध्रुव ने एक गहरी सांस लेकर युगराल के सामने हाथ जोड़ते हुए उससे कहा, शुक्रिया युगराल, तहे दिल से शुक्रिया। मैं ध्रुव शौर्य आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा, और मैं वादा करता हूँ कि इस एहसान को आगे जाकर जरूर चुका कर रहूंगा। इतने में युगराल ने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव की बात का जवाब दिया, अरे भाई, आगे की बात के बारे में कभी और बात करेंगे, फिलहाल तो हमें उस ताकतवर बूढ़े को हराना होगा। और सच कहूं तो जैसे ही अरसलान की नींद टूटी थी, उसके तुरंत बाद पूरे पर्वत पर उसकी शक्तियां मंडराने लगी, इसलिए हम चाहकर भी अभी यहां से नहीं भाग सकते। इतना कहकर युगराल ने अपना सिर ऊपर करते हुए उस बड़ी सी दिव्य नागिन की तरफ देखा, और फिर उसने अपनी नजरें घुमाते हुए पास ही उड़ रहे वाखरान को देखा। फिर अंदर ही अंदर युगराल इस बात का हिसाब लगाने लगा कि क्या चारों मिलकर अरसलान का सामना कर पाएंगे। दूसरी ओर जैसे जैसे ध्रुव और युगराल एक दूसरे से बात कर रहे थे, इतने में अंबर पर्वत के आसपास का सफेद कोहरा काफी ज्यादा घना हो गया। आखिर में आसमान में एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर हजारों लोगों ने अपनी नजरें उस आवाज की तरफ घुमाई। तभी सभी ने देखा कि एक सफेद कपड़े पहना आदमी धीरे धीरे कोहरे के ऊपर दिखाई देने लगा, और फिर वो आसमान में चलता हुआ सीधे मैदान की तरफ आया। उस सफेद कपड़ों वाले आदमी ने अपनी शक्तियों के पंख का इस्तेमाल भी नहीं किया था, लेकिन इसके बावजूद वो जिस रफ्तार से चल रहा था, वो रफ्तार युगराल और बाकियों के उड़ने की रफ्तार के बराबर थी। वहीं जैसे ही वो बादलों में अपने कदम रखता, तो वो बादल शक्तियों से थरथराने लगते। इतने में पलक झपकते ही वो रहस्यमयी सफेद आदमी सीधे अंबर महल के ऊपर आकर खड़ा हो गया, और फिर उसने अपनी नजरें मैदान की तरफ घुमाते हुए देखा कि वहां का क्या हाल हो रखा था। वहीं मैदान के बुरे हाल देखकर उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी, और साथ ही साथ मैदान के आसपास की सफेद शक्तियां अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गईं। इस दौरान ध्रुव हवा में उड़ रहा था, और तभी उसने देखा कि वो सफेद कपड़ों वाला आदमी एक झटके में मैदान पर आकर खड़ा हो गया। फिर जैसे ही ध्रुव ने उसे ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह देखा, तो उसे दिखा कि अंबर दल का पुराना लीडर आखिर दिखता कैसा था। ध्रुव ने देखा था कि वो सफेद कपड़ों वाला आदमी बिल्कुल शांत खड़ा हुआ था, और हवा से उसके कपड़े थोड़े लहरा रहे थे। फिर चेहरे पर गौर करने पर ध्रुव ये जानकर हैरान हो गया कि उस आदमी के चेहरे पर बुढ़ापे का कोई नामो निशान नहीं था, और न ही किसी तरह की कोई झुर्रियां थी, बल्कि उसके चेहरे पर तो एक अजीब तरह की चमक दिखाई दे रही थी। और अगर उसके सफेद बाल ज्यादा बड़े नहीं होते, तो शायद ध्रुव को उसे ताकतवर मानने में भी तकलीफ होने लगती। लेकिन आसपास नजरें घुमाने के बाद ध्रुव ने देखा कि कैसे दल के सभी मेंबर्स उसे इज्जत से देख रहे थे, जिससे ही साफ जाहिर हो गया कि वही अंबर दल का पिछला लीडर अरसलान था। इतने में युगराल ने भी गौर से अरसलान को देखकर अपनी आवाज में जलन के साथ ध्रुव से कहा, अरे ये बूढ़ा तो शक्ति पूर्वज रैंक हासिल करने के बाद और जवान दिखने लगा है। ऐसा लगता है कि शक्ति सम्राट रैंक के आगे जाना सचमुच बहुत फायदेमंद है। तभी मैदान में खड़े अरसलान ने तुरंत ओलाफ की तरफ देखते हुए कहा, ओलाफ,
मुझे बताओ कि मुझे क्यों जगाया है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तक कोई बहुत बड़ी मुसीबत ना आ जाए तब तक मुझे मत जगाना। बताओ मेरी ट्रेनिंग तोड़ने की क्या वजह है। वहीं अरसलान की बात सुनते ही ओलाफ के पैर डर से कांपने लगे। फिर उसने तुरंत अपने घुटनों के बल गिरते हुए अपनी आंखों से आंसू बहाने शुरू किए, जैसे किसी ने उस पर बहुत जुल्म ढाया हो। लीडर अरसलान, अच्छा हुआ कि आप जाग गए। अगर आप जरा भी देरी करते तो शायद अंबर दल का नामो निशान ही मिट जाता, और उसे मिटाने की कोशिश करने वाले ये लोग हैं। लेकिन उसकी बात नजरअंदाज करते हुए अरसलान ने ओलाफ से सवाल किया, याना कहाँ है? इस पर ओलाफ ने हड़बड़ाते हुए अरसलान को जवाब दिया, लीडर, वो दल की लीडर अभी बाहर गई हैं और उन्हें वापस लौटने में थोड़ा वक्त लगेगा। और ओलाफ का जवाब सुनकर अरसलान ने बड़े ही शांत अंदाज में उससे कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ कि मामला क्या है। इतने सालों में ये पहली बार है जब कोई अंबर दल को इस मुकाम पर ले आया है कि मुझे जागना पड़ा। वहीं अरसलान की बात सुनते ही ओलाफ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। फिर इस मुस्कुराहट के साथ ओलाफ ने ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा, लीडर अरसलान, आज इस दल की इतनी बुरी हालत के पीछे वो लड़का और उसके दोस्त हैं। उसके बाद जैसे ही अरसलान ने ध्रुव की तरफ नजर घुमाई तो ध्रुव और बाकियों के चेहरों पर परेशानी दिखाई देने लगी। उन लोगों ने ओलाफ और अरसलान की बातें नहीं सुनी थी, लेकिन उसकी नजर अपनी ओर होते देख वो लोग समझ गए थे कि ओलाफ ने जरूर अरसलान को उनके बारे में बता दिया था। इसके बाद ओलाफ ने मिशाक की मौत के शक के बारे में अरसलान को बताया, लेकिन जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा बुजुर्ग होने की वजह से ओलाफ को साजिश रचना अच्छी तरह से आता था। यही वजह थी कि उसने काफी नमक मिर्च लगाकर सारी बातें अरसलान को बताई ताकि उसकी सारी गलतियां छुप जाएं। और वैसे तो ओलाफ ने ध्रुव को धमकाते हुए उसे रोकने की कोशिश की थी, लेकिन अरसलान ने उससे कहा कि उसने बहुत प्यार से ध्रुव से रुकने की गुजारिश की। उसके बाद उसने बताया कि ध्रुव कैसे ताकतवर मेंबर्स को चोट पहुंचा रहा था और कैसे सिर्फ उसकी वजह से दल के इतने सारे मेंबर्स खून की उल्टियां करते हुए बेहोश हो गए। और जब ओलाफ को मजबूरी महसूस होने लगी तब जाकर उसने वो सीटी बजाई जिससे अरसलान यहाँ आ गए। वैसे तो ओलाफ की बातों में थोड़ा बहुत सच भी था, लेकिन उसके बताने के लहजे से आज के हंगामे की पूरी जिम्मेदारी अब ध्रुव के ऊपर चली गई थी। इस दौरान पूरा मैदान बिल्कुल चुप हो गया था और सिर्फ ओलाफ ही गुस्से के साथ अरसलान से बातें कर रहा था। फिर जब ओलाफ ने सब कुछ अपने तरीके से बताकर अपनी बात खत्म की तब उसने एक आह भरते हुए लाचारी के साथ कहा, लीडर अरसलान, मिशाक हमारा खास दोस्त ही नहीं बल्कि अंबर दल की भलाई के लिए काम करने वाला आदमी था। अगर हम उसके कातिल को ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कल को कौन राजी होगा हमारे दल की मदद करने को? वो लोग तो डर के मारे हमारी मदद ही नहीं करेंगे कि कहीं ये लड़का उन्हें भी ना मार दे। और तो और हमारा दल तो कितना शांत दल है लीडर, हम तो कभी किसी का बुरा भी नहीं चाहते, इसलिए हमने तो सिर्फ कुछ देर के लिए ध्रुव को रुकने को कहा था। एक बार हम उससे पूछताछ खत्म कर लेते, फिर मैं खुद उससे माफी मांगने को तैयार था अगर वो निर्दोष होता तो। लेकिन उसने तो मेरी बातों को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसके साथ ताकतवर लोग खड़े थे। इतना ही नहीं लीडर, हमने जब उससे अच्छे से रुकने को कहा तो उसने और उसके दोस्तों ने तो हम पर हमला ही कर दिया। इस लड़के की ताकत तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी मदद करने वाले बहुत ताकतवर हैं। इसके अलावा फिलहाल दल के लीडर भी यहाँ नहीं है, इसलिए मुझे आपकी मदद मांगनी ही पड़ी। इतने में ध्रुव को ओलाफ के चेहरे को देखकर समझ आ गया था कि वो जरूर सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर अरसलान को बता रहा था, लेकिन इसके बावजूद ध्रुव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो जानता था कि अरसलान अपने दल के बुजुर्ग की बात पर यकीन करता। दूसरी ओर ओलाफ की सारी बातें सुनने के बाद अरसलान ने धीरे से अपनी नजरें आसपास घुमाते हुए कहा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि यह मामला इतना बड़ा हो गया कि मेघावत और जारांत को भी यहाँ आना पड़ गया। ये सुनकर मेघावत और जारांत ने मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखा और फिर उन्होंने आसमान की तरफ इशारा करते हुए अरसलान से कहा, अरसलान, सिर्फ हम दोनों ही नहीं बल्कि एक और इंसान भी यहाँ मौजूद है। इस पर अरसलान ने युगराल की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, युगराल है ना? अभी ऊपर आते हुए मुझे उसकी शक्तियां महसूस हुई थी। वो तो बस मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद यह आदमी अब भी जिंदा होगा। मुझे तो लगा था कि इसे नागरानी हिनीसा ने मार दिया। वहीं अरसलान की बात सुनकर युगराल ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा कि तुम भी अभी तक जिंदा हो। ये कहते हुए युगराल थोड़ा आगे आया और उसने ध्रुव को अपने पीछे छुपा लिया। तभी अरसलान ने ध्रुव की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया, तुम ही हो ना ध्रुव शौर्य? इस पर ध्रुव एक झटके में युगराल के बगल में आया और उसने मुस्कुराते हुए अरसलान को जवाब दिया, लीडर अरसलान, मैं ही हूं ध्रुव शौर्य, नमस्ते। लेकिन ध्रुव को देखते ही अरसलान ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम्हें दूसरों की इज्जत करना तो आता है, लेकिन बदकिस्मती से तुम कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। यह सुनकर ध्रुव के बगल में खड़े युगराल ने मुस्कुराते हुए अरसलान से कहा, अरसलान, तुम अभी शक्ति पूर्वज हो, लेकिन जब तुम 18-19 साल के थे तो क्या तुम भी इसके जैसे एक महादक्ष बन पाए थे?
और युगराल की बात सुनते ही अरसलान के चेहरे पर थोड़ी हैरानी दिखाई देने लगी। 18 से 19 साल का महादक्ष। लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाकर ध्रुव और युगराल से सवाल किया, मुझे ओलाफ ने बताया कि तुम दोनों ने अंबरदल को कितनी बड़ी मुश्किल में डाला है। क्या इस बारे में तुम्हें कुछ और कहना है? इस पर ध्रुव ने मुस्कुराकर अरसलान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, अब जो लीडर अरसलान को ओलाफ जी की बात पर पूरा यकीन है तो हम आगे क्या ही कहें। वहीं ध्रुव की बात सुनकर अरसलान ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ओलाफ को अच्छी तरह से जानता हूं, इसलिए मुझे उसकी आधी बात पर ही यकीन है। लेकिन फिर भी चाहे कोई सही हो या गलत, तुम लोगों ने मिलकर अंबरदल का इतना बुरा हाल कर दिया है, इसलिए इसका खामियाजा तो तुम लोगों को भुगतना ही पड़ेगा। इस पर ध्रुव ने हल्की परेशानी के साथ उससे सवाल किया, तो फिर लीडर अरसलान, क्या सजा देना चाहते हैं आप हम लोगों को? आखिर क्या होगा जब ध्रुव और उसके साथी मुकाबला करेंगे ताकतवर शक्ति पूर्वज अरसलान से? ये जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। ध्रुव की बात सुनने के बाद अरसलान ने धीरे से अपने हाथ आस्तीन के बाहर निकाले और फिर उसने युगराल, वाखरान और दिव्य नागिन को देखने के बाद ध्रुव को जवाब दिया, मैं तुम लोगों से ये तो बिल्कुल नहीं कहूंगा कि यहाँ रुककर मेहमानों की तरह खातिरदारी करवाओ। आज तुम सभी ने मिलकर यहाँ बहुत बड़ा हंगामा कर दिया है और इस वजह से अंबरदल का नाम काफी खराब हो गया है, इसलिए हमें अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करनी होगी। और क्योंकि ये इज्जत तुम लोगों की वजह से ही खोई है, इसलिए तुम्हें मुझसे मुकाबला करना पड़ेगा। वैसे चाहो तो तुम सभी एक साथ भी मुझ पर हमला कर सकते हो। इस पर वाखरान भी ध्रुव के ठीक आगे आकर खड़ा हो गया और उसने नीचे खड़े अरसलान को देखकर हंसते हुए कहा, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है, अंबरदल के पास एक शक्ति पूर्वज भी है। चलो इसी बहाने ये दल बाकी ताकतवर लोगों से मुकाबला करने के लायक तो हुआ, लेकिन सच कहूं तो बोयान के मुकाबले तुम्हारी ताकत अभी भी काफी कमजोर है। इस पर अरसलान ने अपना हाथ उठाकर एक नजर वाखरान की तरफ देखते हुए कहा, तुम ही हो ना वो ताकतवर इंसान जो इस साम्राज्य से नहीं है? कहां से आए हो तुम और कौन सा ताकतवर दल है तुम्हारा? वैसे तो बहुत सालों से मैं अकेला रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे मार्कस के 1 या 2 ताकतवर दलों के बारे में तो पता ही है। ये सुनकर वाखरान ने अपना हाथ हिलाते हुए अरसलान को जवाब दिया, माफ करना, लेकिन मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें इतना जरूर याद दिलाना चाहूंगा कि ये मत सोचना कि शक्ति पूर्वज बनने की वजह से अब तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अगर तुम अपनी सलामती चाहते हो तो इस लड़के को हाथ भी मत लगाना, नहीं तो बाद में तुम्हें इतना अफसोस होगा जिसके बारे में तुम अभी सोच भी नहीं सकते। मार्कस में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए तुम्हारे अंबरदल को खत्म करना किसी चींटी को मसलने जैसा होगा। वहीं वाखरान की बात सुनकर अरसलान की आंखों में हल्की नाराजगी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसने कहा, क्या तुम मुझे धमकी देना चाह रहे हो? इस पर वाखरान ने अरसलान की आंखों में देखते हुए उसे जवाब दिया, अगर तुम इसे धमकी समझना चाहते हो तो धमकी ही सही, लेकिन मेरी बातों को झूठ मानने की गलती बिल्कुल मत करना। और उसकी बात सुनकर अरसलान ने आह भरते हुए कहा, तुम सभी मुझ पर एक साथ हमला कर सकते हो। इस अंबरदल की इज्जत, इसका रुतबा बहुत सालों से बरकरार है, इसलिए मैं अपने रहते इसे बर्बाद होने नहीं दे सकता। इसलिए अगर तुम लोग मुझसे बचकर यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हुए तो मैं वादा करता हूँ कि अंबरदल ये बात यहीं खत्म कर देगा। इतना कहते ही अरसलान का शरीर अचानक से हवा में उठने लगा और उसके शरीर से ढेर सारी शक्तियां निकलने लगी। वहीं उसके शरीर से निकलती शक्तियों की वजह से आसपास का माहौल किसी तूफान की तरह हो गया। इस दौरान युगराल के चेहरे पर काफी परेशानी दिखाई देने लगी। तभी उसने और वाखरान ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर युगराल ने ध्रुव की तरफ पलट कर कहा, ध्रुव, तुम इस तिलस्मी सांप के साथ बाहर निकलने की कोशिश करो, तब तक मैं और ये इस बूढ़े अरसलान को रोकने की कोशिश करते हैं। ये सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया, लेकिन फिर उसने थोड़ी झिझक के साथ उन दोनों से कहा, ठीक है, मगर आप दोनों जरा संभल कर रहिएगा। इतना कहने के बाद ध्रुव वाखरान की तरफ मुड़ा और उसने कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तो मैं आपको जानता नहीं, लेकिन क्या आप... लेकिन ध्रुव इसके आगे कुछ पूछता उसके पहले ही वाखरान ने अपना हाथ हिलाकर उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, मुझसे मेरे बारे में कुछ भी मत पूछो। तुम जैसे ही अंबरदल से सही सलामत चले जाओगे तो मैं भी योहान साम्राज्य छोड़कर वापस लौट जाऊंगा। सही वक्त आने पर तुम्हें अपने आप मेरे बारे में पता चल जाएगा। वहीं ध्रुव उस आदमी की बात सुनकर काफी हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने अपना सिर हिलाते हुए पंख फड़फड़ाकर नागिन के पास जाना शुरू किया। इतने में पेड़ पर खड़े हकीम ज़ारांत ने आसमान में होने वाले मुकाबले को देखकर आह भरते हुए कहा, यकीन नहीं होता कि इन लोगों ने अरसलान को नींद से जगा दिया। लेकिन उनके बगल में खड़े मेघावत को तो किसी और बात की ही हैरानी थी, जिसके चलते उसने ज़ारांत से कहा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि यह आदमी एक शक्ति पूर्वज कैसे बन गया।
ये कहते हुए उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन दिखाई दे रही थी। जाहिर सी बात है कि मेघावत फिलहाल एक ऐसे शक्ति सम्राट थे जो थोड़े ही वक्त में शक्ति पूर्वज बनने वाले थे, लेकिन ना जाने क्यों काफी सालों की मेहनत के बावजूद मेघावत ये आखिरी पड़ाव पार ही नहीं कर पा रहे थे। इतने में हकीम ज़ारांत ने परेशान होते हुए मेघावत की तरफ देखकर कहा, वो सब छोड़ो मेघावत, मुझे ये बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें इनके बीच जाकर लड़ाई रुकवाने की कोशिश करनी चाहिए? इस पर मेघावत ने अपना सिर हिलाते हुए ज़ारांत को जवाब दिया, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। इतना कहकर मेघावत ने एक नजर अंबर दल के मेंबर्स की तरफ घुमाई, जिसमें से बहुत से लोग बेहोश पड़े हुए थे और कुछ लोग तो अभी भी खून की उल्टी किए जा रहे थे। इसके अलावा मेघावत को वो मैदान भी दिखा जो पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। ये खौफनाक नजारा देखकर मेघावत ने थोड़ा अफसोस मनाते हुए आगे कहा, इस बार ध्रुव और उसके साथियों ने पूरे अंबर दल के गाल पर एक बहुत तेज तमाचा मारा है। इसीलिए अपनी खोई हुई इज्जत वापस हासिल करने के लिए अरसलान को, इन सभी को हमारे और बाकियों के सामने हराना होगा। जाहिर सी बात है कि एक बार ये मुकाबला खत्म हो जाए फिर शायद वो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उस रहस्यमयी शक्ति सम्राटों की बातों से अंदर ही अंदर अरसलान भी थोड़ा घबरा गया है। इसलिए जब तक वो इस बात का पता नहीं लगा लेता कि आखिर ध्रुव के पीछे किस ताकतवर दल का हाथ है, तब तक वो उसे हाथ तक नहीं लगाएगा। ये सुनकर हकीम ज़ारांत ने कुछ सोचते हुए मेघावत से तुरंत सवाल किया, क्या युगराल और वो वाखरान मिलकर अरसलान को मुकाबले में हरा पाएंगे? इस पर मेघावत ने एक पल के लिए सोचने के बाद ज़ारांत को जवाब देते हुए कहा, अगर वो उसे हरा भी पाए तो भी उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। दूसरी तरफ मैदान में खड़ा ओलाफ लगातार हवा में ऊपर उठते अरसलान को देखे जा रहा था, जिसके बाद उसने धीरे से अपनी नजरें दूर जाते ध्रुव की तरफ की, जिसे देखकर ओलाफ के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट दिखाई देने लगी। इतने में अरसलान युगराल और वाखरान के ठीक सामने पहुंच गया और उसने धीमी आवाज में युगराल से कहा, युगराल, हमारी पुरानी दोस्ती की खातिर मैं भूलने को तैयार हूं जो कुछ भी तुमने किया। इतने में युगराल ने यहाँ भरते हुए अरसलान को जवाब दिया, छोड़ो भी अरसलान, मैं तो कहता हूं बिल्कुल मत भूलो जो कुछ भी मैंने किया। अब बातें करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये कहकर युगराल ने तुरंत अपने हाथों पर सफेद रंग की बर्फीली शक्तियां इकट्ठा करनी शुरू की, जिससे आसपास का तापमान अचानक से काफी गिर गया। ऐसा करके युगराल ने गहरी सांस लेते हुए अरसलान की तरफ देखकर आगे कहा, जरा मैं भी तो देखूं कि शक्ति पूर्वज बनने के बाद तुम्हारी ताकत पहले के मुकाबले कितनी ज्यादा बढ़ गई है। इतना कहकर युगराल ने तुरंत अपना हाथ लहराया, जिसमें से 10 से भी ज्यादा बर्फ के नुकीले टुकड़े निकलकर तेजी से गोल घूमने लगे। इसके साथ ही युगराल के बगल में खड़े वाखरान के चेहरे पर भी थोड़ी परेशानी दिखने लगी, जिसके साथ उसने भी अपने हाथों को लहराते हुए काले रंग की शक्तियां निकालना शुरू किया। फिर वो काले रंग की शक्तियां इकट्ठा होते हुए एक बड़े से काले रंग के भाले में बदल गईं, जो तकरीबन 20 से 30 फीट का था। तभी युगराल ने ध्रुव की तरफ देखकर तेजी से चिल्लाते हुए कहा, ध्रुव, जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलो। ये कहते ही युगराल ने तुरंत वो बर्फ के नुकीले टुकड़े तेज रफ्तार से अरसलान की तरफ छोड़े। वहीं जैसे ही युगराल ने तेजी से अरसलान पर हमला किया तो उसके बगल में खड़े वाखरान ने भी अपने काले रंग का भाला पीछे खींचते हुए उसे तेजी से अरसलान की तरफ फेंका। इस दौरान बर्फीले टुकड़े और वो भाला ढेर सारी शक्तियां ले जाते हुए सीधे अरसलान की तरफ पड़े, जो ज्यादा दूर नहीं खड़ा था। और रास्ते में वो दोनों हमले और ज्यादा ताकतवर होने लगे, क्योंकि युगराल और वाखरान दोनों अच्छे से जानते थे कि ये मुकाबला बिल्कुल आसान नहीं होने वाला था। वहीं युगराल और वाखरान को हमला करते देख ध्रुव ने तुरंत तेजी से पंख फड़फड़ाना शुरू किया, जिसके बाद वो सीधे सतरंगी दिव्य नागिन के सिर पर आ गया। और जैसे ही उस सतरंगी दिव्य नागिन ने ये देखा कि ध्रुव उसके ऊपर बैठ गया था, तो उसने पहले के मुकाबले काफी बड़ी होने के बावजूद तेज रफ्तार से बाहर की तरफ उड़ना शुरू कर दिया। दूसरी ओर युगराल और वाखरान के हमलों को अपनी ओर तेजी से आते देख अरसलान ने अपना सिर हिलाया, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। फिर उसने तुरंत दोनों हाथ ऊपर करते हुए बर्फीले टुकड़ों और भालों की तरफ इशारा करते हुए कहा, विंड वॉल। और जैसे ही अरसलान ने इतना कहा तो अचानक से उसके सामने एक बहुत तेज हवा का तूफान उठने लगा। इस तूफान के चलते अरसलान के ठीक सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी हो गई, जिसे देखकर सभी लोग दंग रह गए। फिर वो बर्फीले टुकड़े और वो ताकतवर भाला जाकर सीधे उस बड़ी सी दीवार से टकरा गए। फिर उनके टकराते ही एक बहुत तेज आवाज उस मैदान में गूंज उठी, लेकिन उस हरे रंग की दीवार पर जरा सी भी दरार नहीं आई। इससे साफ पता चला कि युगराल और वाखरान अपनी शक्तियों को मिलाने के बावजूद अरसलान का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इस बात को देखकर युगराल और वाखरान के चेहरों का रंग ही बदलने लगा। दूसरी ओर अरसलान ने अपनी नजरें घुमाते हुए उस सतरंगी दिव्य नागिन को देखा, जो मैदान से दूर जा रही थी। इतने में अरसलान ने अपना हाथ उस दिशा में लहराया, जिसके तुरंत बाद दिव्य नागिन के सामने एक बड़ी सी हरे रंग की दीवार खड़ी हो गई, जिस वजह से उस नागिन ने हड़बड़ाते हुए अपने आप को उस दीवार से भिड़ने से रोका। और जैसे ही अरसलान ने देखा कि उसकी बनाई दीवार ने दिव्य नागिन को उड़ने से रोक दिया,
तो उसने अपनी मुट्ठी में शक्तियां इकट्ठा करते हुए युगराल और वाखरान पर हमला करते हुए कहा, विंड बाइंड तकनीक। और उसके ऐसा करते ही चारों तरफ बहती हवाओं में अचानक रस्सियां तैयार हो गईं, जो तेजी से युगराल और वाखरान की तरफ आने लगी। मगर इसके पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, हवा की रस्सियों ने उन्हें मजबूती से जकड़ लिया। इस बंदिश को महसूस कर दोनों ने अपने शरीरों से ढेर सारी शक्तियां निकालना शुरू की, जिससे हवा की कुछ रस्सियां टूट गईं। लेकिन बदकिस्मती से जब वो लोग कोई रस्सी तोड़ते तो उसके बदले 2 और रस्सियां आकर उन्हें मजबूती से जकड़ लेती। वहीं इस ताकतवर हमले को देखकर पेड़ पर खड़े मेघावत और बाकी लोग सोचने लगे, ये वाकई एक ताकतवर शक्ति पूर्वज है। वैसे तो जिस तकनीक का इसने इस्तेमाल किया है वो कोई ताकतवर तकनीक नहीं है, लेकिन इसके बावजूद 2 शक्ति सम्राट मिलकर भी इस तकनीक का तोड़ नहीं निकाल पा रहा है। क्या सच में एक शक्ति सम्राट और एक शक्ति पूर्वज की शक्तियों के बीच इतना बड़ा फासला होता है? अब तो ऐसा लगता है कि ध्रुव और बाकी लोग किसी भी कीमत पर अरसलान से जीत नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ अरसलान ने युगराल और वाखरान को रस्सियों से बांधने के बाद अपनी नजर ध्रुव की तरफ घुमाई, जो फिलहाल दीवार से दूर जाकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इतने में अरसलान ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो पलक झपकते ही सीधे उस सतरंगी दिव्य नागिन के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। वहीं अरसलान की इस बिजली से भी तेज रफ्तार को देखकर दिव्य नागिन की आंखों में हैरानी दिखने लगी और उस नागिन ने तुरंत अपना मुंह खोलते हुए सतरंगी जहर बाहर निकालकर सीधे अरसलान पर हमला किया। लेकिन अरसलान ने तुरंत अपना हाथ लहराते हुए एक विंड वॉल ठीक अपने सामने खड़ी कर दी, जो उस जहरीले लिक्विड से टकराकर पूरी तरह से पिघल गई। इसके बाद वो दिव्य नागिन अरसलान पर हमला करने ही वाली थी कि तभी अचानक उसे अपनी पूंछ पर ढेर सारी शक्तियां महसूस हुई। फिर जैसे ही उस दिव्य नागिन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे देखा कि अरसलान उसकी पूंछ के बगल में खड़ा था। ये देखकर वो नागिन और ध्रुव दोनों हैरान हो गए, क्योंकि एक पल पहले ही तो वो उनके ठीक सामने खड़ा था। तभी अचानक अरसलान ने नागिन की पूंछ पर अपना पैर रखते हुए कहा, चलो अब नीचे जाओ। और जैसे ही अरसलान ने उसकी पूंछ पर अपना पैर रखा तो वो नागिन तेजी से आसमान से नीचे की तरफ गिरने लगी। फिर वो बड़ी सी नागिन मैदान में आकर जोर से गिरी तो एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी। इस आवाज के तुरंत बाद मैदान में और बहुत बड़ी दरारें आ गईं, जिसके बाद अंबर पर्वत भी कुछ पलों के लिए हिलने लगा। और क्योंकि ध्रुव भी उस नागिन के सिर पर बैठा हुआ था, इसलिए अरसलान के हमले से उसे भी काफी नुकसान हो गया। जाहिर सी बात है कि वो एक शक्ति पूर्वज के हमले के सामने अपनी महादक्ष रैंक की शक्तियों से खुद को बचा नहीं पाया। फिर जैसे ही ध्रुव जमीन पर गिरा तो वो अचानक खून की उल्टियां करने लगा। इसके तुरंत बाद वो फिसल कर दिव्य नागिन के सिर से नीचे उतरा, जिसके बाद उसने अपने मुंह पर छपे खून को बड़ी मुश्किल से साफ किया। ऐसा करते ही ध्रुव ने धीरे से अपनी नजर दिव्य नागिन की तरफ की, जिसकी आंखें बंद होने वाली थी। वहीं उसकी हालत देखकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि उस नागिन का अंजाम क्या होने वाला था। इतने में आसमान से नीचे आते हुए तेज हवा चली, जिससे अरसलान ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, तुम लोग मुकाबला हार चुके हो। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा और वो तुरंत अपनी पीठ पर से काले रंग की तलवार बाहर निकालकर उसे अरसलान की तरफ दिखाने लगा। इसके बाद नाजुक हालत के चलते ध्रुव के मुंह से एक बार फिर खून की छींटें बाहर आ गईं। लेकिन इसके बावजूद ध्रुव ने मुस्कुराते हुए अरसलान से कहा, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैं खत्म नहीं होता ये मुकाबला खत्म नहीं होगा। इतने में अरसलान जो जमीन पर आ चुका था, सभी की नजरों के सामने धीरे धीरे ध्रुव की तरफ चलकर जाने लगा। तभी चलते हुए उसने ध्रुव की तरफ देखकर कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें ही खत्म कर देते हैं। तो क्या ध्रुव बच पाएगा इस ताकतवर शक्ति पूर्वज के हमले से? ये जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। तो वो लगातार फुफकारते हुए अरसलान को दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन बदकिस्मती से उसके ऐसा करने के बावजूद अरसलान के कदम धीरे नहीं हुए और वो धीरे धीरे ध्रुव को खत्म करने के लिए उसके करीब आता गया। फिर जैसे ही अरसलान ध्रुव के बेहद करीब आ गया तो उस दिव्य नागिन ने ध्रुव को बचाने के लिए अपनी बड़ी सी पूंछ को जोर से घुमाते हुए अरसलान पर एक जोरदार हमला किया। और उस हमले के करीब आने के बाद भी अरसलान के चेहरे पर जरा सी भी फिक्र नहीं दिखाई दे रही थी, बल्कि उसने तो अपना हाथ लहराते हुए अपनी शक्तियों से ठीक सामने एक बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी। वो हरे रंग की दीवार तकरीबन 20 फीट ऊंची थी, जिस वजह से दिव्य नागिन की बड़ी सी पूंछ अरसलान की जगह उस दीवार से आकर टकरा गई और उस मजबूत दीवार में छिपी शक्तियों की वजह से उस नागिन को एक जोर का झटका लगा, जिससे उसकी एक दर्दनाक चीख निकलने लगी। वहीं उसकी ये दर्दनाक चीख पूरे मैदान में सुनी जा सकती थी, जिसमें छुपा हुआ दर्द सभी को महसूस हो पा रहा था। लेकिन अरसलान को इस दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसके चेहरे पर तो हल्की परेशानी दिखने लगी। वो समझ गया था कि इस सांप की हमला झेलने की काबिलियत किसी रैंक 5 के मामूली तिलस्मी जानवर से काफी ज्यादा थी। इस बात से अरसलान को थोड़ी हैरानी जरूर हुई। इतने में उस दिव्य नागिन ने दर्द भरे चेहरे के साथ अरसलान को और करीब आते हुए देखा, जिसके बाद उसने अपना मुंह खोलकर उसमें से सतरंगी लिक्विड बाहर निकालते हुए अरसलान पर हमला किया।
मगर इस बार तो अरसलान ने उस जहरीले लिक्विड से बचने की कोशिश भी नहीं की और वो अपने शरीर पर शक्तियां इकट्ठा करके सीधे उस लिक्विड में से गुजरता गया। ये देखकर मैदान में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए कि उस खतरनाक हमले से अरसलान के कपड़ों तक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। फिर चलते चलते अरसलान आकर ध्रुव के ठीक सामने आकर रुक गया और वो लगातार अगले कुछ पलों तक उसे देखता ही रहा, जिसके बाद उसने अपना शक्तियों से भरा हाथ ऊपर उठाते हुए उसे ध्रुव के ठीक सामने कर दिया। वहीं ध्रुव ने जैसे ही उसका हाथ अपनी ओर उठते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ दिखाई देने लगा, क्योंकि उसने महसूस किया था कि वो अब अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। इतने में ध्रुव के चेहरे की घबराहट को देखकर अरसलान ने उसे समझाते हुए कहा, बचने की कोशिश करना बंद करो। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो अंबर दल में अगले कुछ महीनों तक कैद में रहो या फिर अभी मेरे हाथों से मरना पसंद करो। अगर तुम अंबर दल में रहना पसंद करोगे तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन तुमने जो हंगामा आज मचाया है उसका खामियाजा तो तुम्हें कैद में रहकर भुगतना ही पड़ेगा। वहीं अरसलान के हाथों पर शक्तियां इकट्ठा होता देख ध्रुव के पास बैठी दिव्य नागिन ने गुस्से में अपना मुंह खोलते हुए अरसलान को अपने नुकीले दांतों से काटने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से अरसलान के एक थप्पड़ से ही वो बुरी तरह से जमीन पर गिर गई। इस दौरान अरसलान के हाथों की शक्तियां लगातार बढ़ती जा रही थीं, जिसे देखकर ध्रुव के हाथों की काले रंग की तलवार भी जोर से कांपने लगी। इस वक्त ध्रुव का दिमाग बिल्कुल खाली हो गया था और उसे सिर्फ अपने दिल की तेज धड़कन गूंजती हुई महसूस हो रही थी। वहीं पूरे मैदान में फिलहाल एक सन्नाटा छाया हुआ था। सभी जानते थे कि ध्रुव के लिए ये पल कितना खतरनाक हो सकता था। इस दौरान ध्रुव ने अपनी आंखें बंद करते हुए फैसला लेने के पहले एक गहरी सांस ली कि तभी अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। इस एहसास को महसूस कर ध्रुव ने तुरंत अपनी आंखें खोली और उसने अपने पास गिरी हुई दिव्य नागिन को देखा, जिसने अचानक आसमान की तरफ देखकर एक बहुत जोर की चीख निकाली। इतने में अरसलान का हाथ ध्रुव से तकरीबन आधे मीटर की दूरी पर था और इस हाथ को देखकर ध्रुव ने आह भरते हुए कैद की जगह मौत हासिल करना पसंद किया। वो जानता था कि उसने डटकर मुकाबला किया था, लेकिन बंदिश की जिंदगी से अच्छा तो आजाद शहीद होना था। यही सोचते हुए ध्रुव ने अपनी आंखें एक बार फिर बंद की और वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। तभी अचानक से दिव्य नागिन के शरीर से एक अजीब सी चमक निकलने लगी और वो चमक इतनी ज्यादा थी कि मैदान में मौजूद सभी लोग इस वक्त उसकी तरफ ही देखने लगे। इसके साथ ही एक पल के लिए अरसलान का ध्यान भी उस चमकती नागिन की तरफ गया, जिसके बाद ध्रुव की आंखें भी उस चमक को महसूस कर खुल गईं। इस चमक को देखकर अरसलान के चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई दी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। मैदान में मौजूद सभी ने देखा कि उस चमकती रोशनी में से एक बहुत ही खूबसूरत हाथ बाहर आया और वो धीरे से आगे आते हुए सीधे अरसलान के हाथ के सामने आकर उसके जानलेवा हमले को रोकने लगा। फिर जैसे ही वो दोनों हाथ एक दूसरे से टकराए तो अचानक से जमीन तेजी से कांपने लगी। इसके तुरंत बाद वहां बहुत सी दरारें पड़ गईं, जैसे वहां एक ताकतवर भूकंप आ गया हो। इतने में एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई दी, क्या मजा आया तुम्हें मुझे इतनी बुरी तरह मारते हुए? और ये मीठी आवाज पूरे मैदान में गूंज गई, जिसके चलते बहुत से लड़कों के चेहरे एक झटके में लाल दिखने लगे। इतना ही नहीं, सभी लोगों ने अपनी नजरें गड़ाते हुए देखा कि ध्रुव के पास जो चमक दिख रही थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और वहां एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी। उस लड़की को देखकर मैदान में मौजूद ज्यादातर मर्दों की सांसें एक पल के लिए थम गईं, लेकिन इससे बिल्कुल अलग युगराल और बाकी लोग जो उस खूबसूरत लड़की को पहचान गए थे, उनके चेहरों पर एक अजीब सा खौफ दिखाई देने लगा। इतने में ध्रुव ने भी डर के मारे धीरे से अपना सिर पीछे करते हुए देखा कि उसे बचाने वाली दिव्य नागिन अब खतरनाक नागरानी हिनीसा में बदल चुकी थी। और वैसे तो हिनीसा का चेहरा बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन उसके बारे में जानने की वजह से ध्रुव की धड़कनें और ज्यादा तेज हो गईं। उस लड़की के मैदान में दिखते ही वहां एक खौफनाक सन्नाटा छा गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने हैरान होते हुए कहा, नागरानी हिनीसा। और उस मैदान के सन्नाटे में जैसे ये दो लफ्ज कहे गए तो अचानक से सभी की रूहें कांपने लगी। ये नाम कुछ ऐसा था जिसे वुहान साम्राज्य के सभी लोगों ने सुन रखा था। वो खूबसूरत लड़की जो सभी की नजरों के सामने थी, हकीकत में एक दरिंदे से भी ज्यादा बेरहम और खतरनाक थी, जिसने साम्राज्य के अनगिनत जाने माने ताकतवर लोगों को खत्म कर दिया था। यही वजह थी कि सब जानते थे कि इस ताकतवर लड़की से मुकाबला करने वाले पूरे साम्राज्य में बहुत कम लोग थे, लेकिन वो लोग भी इस लड़की से मुकाबला करने से घबराते थे। सभी लोग जानते थे कि नागरानी हिनीसा बहुत सालों से टाइगर डेजर्ट की रानी बनी हुई थी और उसने साम्राज्य के बहुत से हमलों का सामना किया था। इसके बावजूद वो ताकतवर लोगों को इतनी बेरहमी से मारती थी कि साम्राज्य नागोरा लोगों से दोबारा जंग करने के बारे में सोचता भी नहीं था। इसलिए जो भी इंसान इस खूबसूरत नागरानी को जानता था वो इसे खूबसूरत की बजाय खतरनाक मानता था। दूसरी तरफ आसमान में रस्सियों से बंधे युगराल ने जैसे ही नागरानी हिनीसा को वहां आते हुए देखा तो उसके चेहरे पर खौफ दिखाई देने लगा। वैसे तो ये खौफ शक्ति पूर्वज अरसलान से टकराने पर भी गायब था, लेकिन नागरानी हिनीसा को देखते ही वो अपने चेहरे के डर को भी छिपा नहीं पाया। जाहिर सी बात है कि अंदर ही अंदर युगराल उसके नाम से भी खौफ खाने लगा था, क्योंकि टाइगर डेजर्ट के मुकाबले के बाद से उसके दिल में हिनीसा एक अजीब सा डर छोड़ गई थी, जिसे मिटाना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और तो और नागरानी ने उस पर जो सील चढ़ाई थी
उस वजह से उसके कितने साल अकेले रेगिस्तान में रहते रहते गुजर गए थे। यही वजह थी कि वो इस वक्त बहुत घबराने लगा था, और ये घबराहट इतनी ज्यादा थी कि वो हवा में भी कांपने लगा। इसके अलावा युगराल इस बात को भी समझ गया था कि जो सतरंगी नागिन ध्रुव के पास इतने वक्त से थी वो दरअसल नागरानी हिनीसा ही थी। और ये ख्याल दिमाग में आते ही युगराल खौफ महसूस करने लगा कि इतने वक्त से ध्रुव की वजह से वो और नागरानी हिनीसा इतने करीब थे। यही सोचकर युगराल ने गुस्से में खुद से कहा, ये बेवकूफ लड़का ध्रुव, ये इतने वक्त से नागरानी हिनीसा को अपने पास रखे हुए था और इसने मुझे बताया भी नहीं। ये गधा मुझे मारने की साजिश कर रहा था क्या? वहीं उसके बगल में रस्सियों में बंधे वाखरान ने ध्रुव की तारीफ करते हुए कहा, नागरानी हिनीसा, ये लड़का तो सचमुच इरा मैडम की पसंद के लायक है। वैसे तो ये ज्यादा ताकतवर नहीं है, लेकिन इसके आसपास के ताकतवर लोग तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि कोई माई का लाल इसे अंबर पर्वत से सही सलामत वापस लौटने से नहीं रोक सकता। जाहिर सी बात है कि नागरानी के अचानक से वहां आ जाने से वाखरान भी हैरत में पड़ गया था। दूसरी तरफ पेड़ पर खड़े हकीम ज़ारांत और मेघावत के चेहरे पर तो फिलहाल 12 बज गए थे। नागरानी को देखने के बाद वो दोनों एक दूसरे की तरफ परेशानी की नजरों से देखने लगे, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ भी नहीं कह पाए क्योंकि इस बार उन्हें बहुत जोर का झटका लगा था। इतने में पास में खड़े शांडल ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन नागरानी हिनीसा तो अपनी शक्तियां बढ़ाने में नाकाम हो गई थी। ये कहकर उसने एक नजर ध्रुव की तरफ देखा और फिर कुछ सोचकर परेशान होते हुए कहा, ऐसा लगता है कि यह नाकाम नहीं हुई थी, बल्कि शक्तियां बढ़ाने के बाद ध्रुव इसे चुपके से अपने साथ ले आया था। कितना जाबाज है ये लड़का। इस लड़की के लिए तो इंसानों को मारना जानवरों को मारने से भी आसान है, लेकिन इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी है कि यह अभी तक जिंदा बच गया। वहीं उसके बगल में खड़ा रेहान मुस्कुराने लगा। ध्रुव ने सभी के सामने जो ताकत दिखाई थी उससे साफ जाहिर हो गया था कि वो जवान पीढ़ी तो क्या बुजुर्गों को भी टक्कर देने के काबिल था। इस बात से रेहान मनी मन बेहतर महसूस करने लगा कि वो खुद को जिससे कमजोर समझ रहा था वो दरअसल बहुत से बुजुर्गों से भी ताकतवर था। वहीं चांडल के पास इंद्रवदन, जोरावर और बाकी लोग भी एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, लेकिन नागरानी हिनीसा के वहां मौजूद होने पर वो लोग डर के मारे जरा सी भी आवाज नहीं निकालना चाह रहे थे। इस दौरान नागरानी हिनीसा के ठीक बगल में खड़ा ध्रुव डर के मारे थोड़ा कांपने लगा। फिर उसने धीरे से अपना शरीर नागरानी से दूर करना शुरू किया। इस वक्त नागरानी हिनीसा का शरीर एक पर्पल कलर के कपड़े से ढका हुआ था। उसके कमर तक आते लंबे और काले बाल लोगों की गर्मी बढ़ाने के लिए काफी थे, लेकिन तभी ध्रुव ने गौर किया कि नागरानी की सांप जैसी पूंछ फिलहाल 2 खूबसूरत इंसानी पैरों में बदल चुकी थी। इतने में अरसलान ने तुरंत खुद को थोड़ा पीछे करते हुए नागरानी की तरफ देखकर कहा, नागरानी हिनीसा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम ही वो बड़ी तिलस्मी सांप थी। तभी मैं सोचूं कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि उस सांप में कुछ तो गड़बड़ थी। तभी अचानक नागरानी धीरे धीरे चलते हुए थोड़ा आगे आई, जिससे ध्रुव उसके ठीक बगल में आ गया। फिर उसने अपनी खूबसूरत नजरों से अरसलान की तरफ देखकर दिल धड़काने वाली मीठी आवाज में कहा, यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि आप शक्ति सम्राट से शक्ति पूर्वज बन गए हैं। ये सुनकर अरसलान ने मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम भी तो शक्तियां हासिल करने में कामयाब हुई ना। वैसे सच कहूं तो मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि नागरानी हिनीसा इस वक्त एक इंसान को बचाने की कोशिश कर रही है। इस पर नागरानी ने ध्रुव की तरफ एक नजर देखकर अरसलान को जवाब देते हुए कहा, अगर तुमने उस दिव्य नागिन को चोट नहीं पहुंचाई होती तो शायद मैं बाहर भी नहीं आती, क्योंकि सच कहूं तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये लड़का जिंदा रहे या फिर मर जाए। ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत अपनी तलवार पर अपनी पकड़ मजबूत की, जिसके बाद उसके शरीर पर ढेर सारी शक्तियां इकट्ठा होने लगी और उसने तुरंत खुद को तैयार किया कि नागरानी हिनीसा उस पर कोई हमला न करते। ध्रुव अरसलान से सावधान तो था ही, लेकिन अब वो नागरानी से भी सावधान हो गया था, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता था कि ये लड़की कितनी खतरनाक हो सकती थी। इतने में अरसलान ने नागरानी की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया, तो अब जो तुम यहाँ आई गई हो तो बताओ कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। इस पर नागरानी ने बड़ी आसानी से अरसलान को जवाब देते हुए कहा, इस लड़के को जाने दो। वहीं नागरानी की बात सुनने के बाद अरसलान ने एक पल कुछ सोचने के बाद उससे कहा, अगर तुम चाहो तो मैं उस बड़े से सांप को कुछ नहीं करूंगा, लेकिन इस लड़के को इतनी आसानी से जाने देना वो थोड़ा मुश्किल है। वैसे तो अरसलान ध्रुव पर जबरदस्ती आजमाना चाह रहा था, लेकिन फिर उसे समझ आ गया था कि हिनीसा की मौजूदा शक्ति उसकी शक्तियों के बराबर ही थी। इसलिए अगर दोनों के बीच मुकाबला होता तो ये कह पाना काफी मुश्किल था कि आखिर कौन वो मुकाबला जीतेगा। और अरसलान की बात सुनकर वैसे तो नागरानी ध्रुव को बचाना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी उसने मजबूर होकर अरसलान से कहा, अगर मैं इस लड़के को नहीं बचाती हूँ तो वो नागिन बहुत बुरा मान जाएगी। सच कहूँ तो मैं बाहर इसलिए आ पाई हूँ क्योंकि उसने मुझे बाहर आने दिया है, और मुझे इस लड़के की मौत से बेहतर अपनी आज़ादी लगती है। फिर नागरानी की बात सुनने के बाद अरसलान उसकी बातों का मतलब समझने लग गया था, लेकिन अचानक से उसके माथे पर परेशानी की लकीरें दिखाई देने लगी, जिसके साथ वो कुछ सोचने लगा।
इस वक्त मैदान में मौजूद किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अरसलान के दिमाग में फिलहाल चल क्या रहा था। वहीं अरसलान जिस दौरान सोच रहा था, तब मैदान में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जाहिर सी बात है कि सभी जानते थे कि दो ताकतवर शक्ति पूर्वजों के बीच में कुछ बोलना कितना खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन कोई नहीं जानता था कि आखिर अरसलान क्या फैसला लेने वाला था। क्या नागरानी हिनीसा ध्रुव को सही सलामत वापस लौटने में मदद करेगी, या फिर वो उसे छुड़ाकर उसे अपना गुलाम बना लेगी? ये जानने के लिए आपको सुनते रहना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। नागरानी हिनीसा के मैदान में आने के बाद वहां का माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब हो गया था। इस दौरान दूर खड़े ओलाफ ने देखा कि नागरानी के आते ही कैसे अरसलान थोड़ा झिझकने लगा था। जाहिर सी बात है कि ओलाफ ने ठान लिया था कि इतनी मेहनत करके खून पसीना बहाने के बाद वो ध्रुव को अंबर पर्वत से इतनी आसानी से तो नहीं जाने दे सकता था। यही सोचते हुए उसने अपने सिर पर लगी चोट को छू कर देखा कि वो फिलहाल एक बहुत गहरा जख्म बन चुका था, और साथ ही उसे छूते ही उसे दर्द भी महसूस हो रहा था। और इस समय ओलाफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। उसके बाद ओलाफ का ये गुस्सा उसकी समझ पर भारी पड़ने लगा, जिसके बाद उसने चिल्लाकर अरसलान से कहा, लीडर अरसलान, अगर आप इस लड़के ध्रुव को इतनी आसानी से जाने देंगे फिर तो हमारे अंबर दल की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। जाहिर सी बात है कि इस अजीब खामोशी को वो और देर नहीं झेल पाया, इसलिए उसने चिल्लाकर अरसलान को समझाने की कोशिश की। लेकिन तभी अचानक से हिनीसा ने अपनी नजरें ओलाफ की तरफ करते हुए कहा, बदतमीज, जब दो ताकतवर लोग बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की गलती नहीं किया करते। इसके तुरंत बाद उसने अपनी खूंखार नजरों से ओलाफ को देखा, जिसके तुरंत बाद हिनीसा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई देने लगी। वहीं ओलाफ ने जैसे ये जानलेवा चमक हिनीसा की आंखों में देखी तो वो अचानक से कुछ कदम पीछे हटने लगा। लेकिन इसके पहले कि वो पीछे हटता, अचानक से उसकी नजर अपने पैरों की तरफ गई, जहां उसने देखा कि उसके पैर पत्थर में बदलने लगे थे। तभी अरसलान ने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ हिनीसा। इतना कहकर वो तुरंत ओलाफ के बगल में आकर खड़ा हो गया, जिसके बाद उसने एक झटके में ओलाफ के पैर पर अपने पैर रख दिए। इसके तुरंत बाद एक बहुत ही तेज शक्ति उसके पैरों से निकलकर ओलाफ के पैरों पर बन रहे पत्थर को तोड़ने लगी, और अरसलान के ऐसा करते ही तुरंत वो पत्थर पिघल गया और ओलाफ पत्थर में बदलते बदलते बच गया। इस वक्त ओलाफ के माथे पर ढेर सारा पसीना इकट्ठा हो चुका था, जिसके बाद वो तुरंत हड़बड़ाते हुए अरसलान के पीछे छिप गया। लेकिन इसके बाद ओलाफ ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की। इतने में अरसलान ने भी तेज धड़कनें महसूस करते हुए हिनीसा की तरफ देखकर कहा, इस लड़के को लेकर यहाँ से चली जाओ। ये कहते वक्त उसकी आवाज में एक मजबूरी थी, जिसके साथ वो लगातार हिनीसा की तरफ देख रहा था। तभी उस मैदान में अरसलान के मुंह से ये बातें सुनकर बहुत से लोगों ने एक राहत की सांस ली। तकरीबन सभी जानते थे कि आज का मामला जरूरत से ज्यादा बड़ा कर दिया गया था, और अगर वो जारी रहता तो ना जाने कितने और ताकतवर लोग इस मामले से जुड़ते रहते। लेकिन अरसलान की बात सुनते ही ओलाफ ने मजबूरी में उससे कहा, लेकिन लीडर अरसलान। मगर इसके पहले कि वो कुछ कहता, अरसलान ने उसकी बात बीच में ही खत्म करते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो ओलाफ। ये कहकर चेहरे पर हल्की मायूसी के साथ अरसलान ने ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, कुछ वक्त पहले मुझे तुम्हारी और लारा की 3 साल वाली शर्त के बारे में पता चला था, और मुझे लगता है कि लारा ने बहुत जल्दबाजी में वो फैसला लिया था। लेकिन अब जो ये शर्त खत्म हो चुकी है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों फिर कभी एक दूसरे से नहीं मिलोगे। इसके साथ ही तुम लोगों ने आज अंबर पर्वत आकर जो हंगामा मचाया है, मैं उसे वहीं खत्म करना चाहता हूँ। लेकिन अगर फिर कभी तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं वादा करता हूँ कि मेरा अंबर दल तुम्हें खत्म करके रहेगा, फिर चाहे तुम्हारे साथ नागरानी हिनीसा ही क्यों ना खड़ी हो। वहीं अरसलान की बात सुनकर ध्रुव ने एक राहत की सांस लेते हुए जवाब दिया, लीडर अरसलान, आप बेफिक्र रहिए। आज जैसा खतरा मैं अपनी जिंदगी में फिर कभी नहीं देखना चाहूंगा। ये कहकर ध्रुव ने अरसलान के सामने अपने हाथ जोड़े, जिसके बाद वो मन ही मन मुस्कुराने लगा। वहीं ध्रुव को ऐसा करते देख अरसलान ने मजबूरी में अपने हाथ हिलाते हुए कहा, चलो अब जाओ यहाँ से। इतने में नागरानी हिनीसा ने तुरंत ध्रुव की तरफ एक नजर देखा, जिसके बाद वो चलते हुए वहां से बाहर जाने लगी। इस दौरान ध्रुव ने भी अपनी भारी तलवार उठाकर अपनी पीठ पर टांगी, और उसने नजरें घुमाते हुए लारा की तरफ देखा। तभी ध्रुव को देखा कि लारा भी इस वक्त उसे ही देख रही थी, लेकिन उसे फिलहाल अपने दिल में ध्रुव के लिए अलग ही जज्बात महसूस होने लगे थे। इसके बावजूद ध्रुव ने अपनी नजरें घुमाते हुए हजारों लोगों की नजरों के सामने वहां से बाहर निकलना शुरू किया। दूसरी ओर आसमान में युगराल के चेहरे पर अभी भी खौफ बरकरार था, जिसके साथ वो नागरानी हिनीसा को लगातार देखता रहा। फिर जैसे ही उसे देखा कि हिनीसा बाहर चली गई, तब जाकर उसने अपने पंख फड़फड़ाने शुरू किए और वो भी बाहर निकलने लगा। लेकिन इस वक्त युगराल जमीन पर आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। फिर धीरे धीरे नागरानी और ध्रुव बाहर आकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे, और कुछ ही पलों में मैदान में मौजूद सभी की नजरों के सामने से गायब हो गए। वहीं जैसे ही पेड़ पर खड़े लोगों ने दोनों को मैदान से जाते देखा, तो उन लोगों ने भी एक राहत की सांस ली। फिर वो लोग एक दूसरे को हैरान नजरों से देखने लगे।
जाहिर सी बात है कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि दो महादक्ष लोगों का मुकाबला इस मुकाम तक पहुंच जाएगा, जहां बहुत से शक्तिमान और दो ताकतवर शक्ति सम्राटों के अलावा दो शक्ति पूर्वजों तक को शामिल होना पड़ जाएगा। यही सोचते हुए सभी लोगों ने मन ही मन खुद से कहा, चलो आखिरकार यह हंगामा खत्म तो हुआ। इतने में अरसलान ने मैदान और उसके आसपास मौजूद सभी लोगों की तरफ नजरें घुमाते हुए कहा, सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि यह मामला यहीं खत्म हुआ। मैं माफी चाहता हूं कि आप सभी को ऐसा हंगामा देखना पड़ा। वही उसकी बात सुनकर पेड़ पर खड़े सभी लोग समझ गए थे कि अब वो उन्हें वहां से भगाना चाह रहा था। इसलिए वो लोग भी इतने समझदार थे कि वहां एक पल भी रुकने को तैयार नहीं हुए और सभी ने वहां से जाने से पहले अरसलान से कहा, लीडर अरसलान, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? वैसे अब जो ये मामला खत्म हो ही गया है, इसलिए हम लोग भी चलते हैं, अलविदा। ये कहकर वो सभी लोग अंबर पर्वत से नीचे उतरने लगे। फिर जैसे ही वो सभी ताकतवर लोग मैदान से चले गए तो नाराज दिख रहे ओलाफ ने मजबूर होकर अरसलान से सवाल किया, लीडर अरसलान, क्या हम उस लड़के ध्रुव को इतनी आसानी से छोड़ देंगे? जरा देखिए तो उसने अंबर दल की क्या हालत बना कर रख दी है। इस पर अरसलान ने कुछ सोचते हुए ओलाफ से हल्की खींच के साथ कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो ओलाफ? देखो सच कहूं तो मुझे भी खुद पर इतना यकीन नहीं है कि मैं नागरानी हिनीसा को मुकाबले में हरा पाऊं। और तो और उस लड़के के साथ दो शक्ति सम्राट भी मौजूद हैं। जरा सोच कर देखो, इस तरह के ताकतवर लोगों से लड़कर अगर हमने ध्रुव को यहाँ कैद भी कर लिया तो उसके लिए हमें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ये सुनकर ओलाफ ने अपने दांत पीसते हुए अरसलान से कहा, लेकिन आज के हंगामे के बाद तो सभी को ऐसा लगने लगेगा कि एक छोटे से लड़के ने हमारे अंबर दल को मजबूर कर दिया। इससे तो हमारी बहुत बेइज्जती होगी लीडर अरसलान। अगर हमने उस लड़के से बदला नहीं लिया तो अंबर दल तो सच में एक मजाक बनकर रह जाएगा। इस पर अरसलान ने थोड़ा परेशान होते हुए ओलाफ से कहा, तो हम और कर भी क्या सकते हैं ओलाफ? अरसलान की बात सुनकर ओलाफ एक पल के लिए मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने अरसलान को सुझाव देते हुए कहा, आज जितने ताकतवर लोग ध्रुव के साथ खड़े थे उससे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मिशाक की मौत में इस लड़के का ही हाथ था। और क्योंकि वो हमारे अंबर महल में रुकना नहीं चाहता तो क्यों ना हम मैसोडोरिया जाकर उसके पिता को कैद करके यहाँ ले आए, फिर तो ध्रुव को यहाँ आना ही पड़ेगा। लेकिन ओलाफ की बात सुनते ही अरसलान ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो क्या ओलाफ? ऐसी बेवकूफी भरी बातें सोच भी कैसे सकते हो तुम? लगता है कि बुढ़ापा तुम्हारे दिमाग पर हावी हो गया है। तुम अच्छे से जानते हो कि इस लड़के के साथ कितने ताकतवर लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद तुम मिशाक की मौत के बदले उसके साथ ऐसा कुछ करना चाह रहे हो। जरा सोचो तो, क्या मिशाक की मौत अंबर दल के लिए इतना बड़ा नुकसान था? खैर, मैंने कह दिया कि ये मामला यहीं खत्म हुआ, मतलब यहीं खत्म हुआ। अब आगे से इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना। इतना कहकर अरसलान पलटकर मैदान के बीच में जाने लगा, जहां पर वो अंबर दल के लोगों को बुलाकर सब कुछ ठीक करवाने का आदेश देने लगा। इस दौरान ओलाफ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, जिसके साथ वो अरसलान को देखे जा रहा था। फिर उसने धीरे से अपने सिर के जख्म को छूने के बाद उस जगह नजर घुमाई जहां कुछ वक्त पहले ध्रुव खड़ा था, और फिर ओलाफ के चेहरे पर एक अजीब सी दरिंदगी दिखाई देने लगी, जिसमें अपनी बेइज्जती का बदला लेने की आग साफ साफ चमक रही थी। फिर जैसे ही मैदान में मामला खत्म हुआ तो उसके कुछ पलों बाद आसमान में एक तेज हवा चलने लगी, जिसके साथ एक परछाई तेजी से अंबर दल के पास आती हुई दिखाई दी। फिर उसने ऊपर पहुंचकर जैसे ही अंबर दल की हालत को देखा तो उसका दिल काफी भारी हो गया। तभी मैदान में खड़ी लारा ने जैसे ही उस परछाई को नीचे आते हुए देखा तो एक पल के लिए वो हैरान हो गई, जिसके बाद उसने तेजी से उसकी ओर भागते हुए कहा, टीचर, अच्छा हुआ आप वापस आ गए। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं, जिसके बाद वो सीधे जाकर अपनी टीचर के सीने से लगकर रोने लगी। इतने में अंबर दल के सभी मेंबर्स ने सफेद कपड़ों वाली लीडर को देखा, जिसके बाद सभी ने झुकते हुए कहा, लीडर वापस आ गई है, लीडर वापस आ गई है। तभी अंबर दल की लीडर ने लारा को शांत कराते हुए कहा, कोई बात नहीं लारा, अब मैं आ गई हूँ ना, अब रोना बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। ये कहते वक्त उस लड़की ने लारा के बालों को सहलाना शुरू किया, जिसके बाद जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में हल्की नाराजगी दिखाई दे रही थी। ये खूबसूरत लड़की कोई और नहीं बल्कि वही खूबसूरत याना थी, जिसके साथ ध्रुव ने तिलस्मी जानवरों के इलाके में वक्त बिताया था और जिसने ध्रुव की दिव्य रोशनी हासिल करने में मदद की थी। वहीं दूसरी ओर हरियाली से घिरे रास्ते पर चलते हुए दो इंसान एक दूसरे के पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे थे। उस जगह पर एक अजीब सी शांति थी, जिसमें कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। वहीं उन दोनों से थोड़ी दूरी पर आसमान में दो लोग उड़ते हुए उनका पीछा कर रहे थे। फिर कुछ देर तक चलते रहने के बाद आगे चल रही लड़की अचानक से रुकी और उसने अपने आगे आते बालों को कान के पीछे ले जाते हुए कहा, तुम दोनों उड़ते हुए थक नहीं गए क्या? वैसे तो उसकी आवाज बहुत ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन एक पल बाद अचानक से वो दोनों उड़ते लोग एक झटके में रुक गए। फिर दोनों ने थोड़ी झिझक के साथ एक दूसरे को देखा, जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे एक पेड़ के पास उतरने लगे, जो हिनीसा से काफी दूर था। इतने में ध्रुव भी कुछ कदम पीछे हुआ और उसने उस पेड़ के पास देखते हुए युगराल से कहा, युगराल, वैसे अब आपका क्या इरादा है? अब तक तो मैंने पर्पल रिकवरी गोली के लिए सारा सामान इकट्ठा भी नहीं किया है।
वहीं ध्रुव की बात सुनकर युगराल एक पल के लिए तो हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने अपने चेहरे पर थोड़ी परेशानी के साथ एक नजर हिनीसा की तरफ देखा और फिलहाल युगराल के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था। फिर उसे खुद से थोड़ी दूर देखकर युगराल ने मन ही मन एक राहत की सांस लेते हुए कहा, ध्रुव, अब जो तुम अंबरदल से बाहर निकलने में कामयाब हो ही गए हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी। रही बात उस पर्पल रिकवरी गोली की, तो जब तुम आगे जाकर उसका सामान इकट्ठा कर लो तो तुम वो गोली बनाकर किसी भरोसेमंद इंसान के साथ वो गोली मेरे पास भिजवा देना। मैं अब से राजधानी में ही रहने वाला हूँ। वहीं युगराल की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए हामी भरी, जिसके बाद उसने युगराल के सामने झुककर भारी आवाज में कहा, युगराल, चाहे जो हो, मैं ध्रुव शौर्य आपकी आज की मदद को कभी नहीं भूलूंगा, और अगर आगे कभी आपको मेरी या मुझसे जुड़े लोगों की जरूरत पड़ी तो मैं जरूर एड़ी चोटी का जोर लगाकर आपकी मदद करूंगा। ये मेरा आपसे वादा रहा। ये सुनकर युगराल मुस्कुराने लगा, जिसके बाद उसने अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से कहा, ठीक है, अगर ऐसी बात है तो चलो एक दूसरे से अब विदा लेते हैं। तुम्हें भी अगर किसी मदद की जरूरत हो तो तुम सीधे वुहान शहर के दरबार नीलामी घर में आ जाना। इतना कहकर युगराल एक बार फिर थोड़ी परेशानी के साथ हिनीसा की तरफ देखने लगा। फिर उसने बहुत ही धीमी आवाज में ध्रुव से फुसफुसाते हुए कहा, देखो ध्रुव, एक बात का जरूर ध्यान रखना, मुझे नहीं पता कि हिनीसा से तुम्हारा रिश्ता कितना अच्छा है, लेकिन चाहे जो हो, तुम्हें बहुत संभल कर रहना है। वो लड़की बहुत खतरनाक है, इतनी खतरनाक जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। वहीं युगराल की बात सुनकर ध्रुव ने भी अपना सिर हिलाया और तभी युगराल ने ध्रुव की पीठ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, चलो तो फिर अब मैं चलता हूँ ध्रुव शौर्य, तुमसे मिलकर सच में बहुत अच्छा लगा। इतना कहने के बाद युगराल ने एक नजर वाखरान की तरफ देखकर उसे भी एक मुस्कुराहट दी, जिसके बाद वो अपने पंख फड़फड़ाते हुए आसमान में कहीं गायब हो गया। वहीं युगराल के वहां से जाने के बाद ध्रुव ने इज्जत भरी नजरों से पास ही खड़े वाखरान को देखा, जो इस वक्त उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और इसके पहले कि ध्रुव उससे कुछ कहता, खुद वाखरान ने ध्रुव से कहा, देखो लड़के, मुझे जैसे आदेश मिले थे उस हिसाब से मेरा और तुम्हारा सफर यहीं तक का था। अब जो तुम सही सलामत अंबरदल से लौट आए हो, इसलिए मैं भी वापस चलता हूँ। वैसे लड़के, इस बार तुमने सच में काफी हिम्मत दिखाई है, तुम्हारे अंदर दम तो है। तो क्या करेगा ध्रुव, अब जो वो आखिरकार 3 साल वाली शर्त जीतने में कामयाब हो गया था, कैसा रहेगा उसका आगे का सफर? ये जानने के लिए सुनते रहिए दी वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा। ध्रुव मुस्कुराते हुए वाखरान को देख रहा था। फिर वाखरान की बात सुनते ही उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, आप शायद मेरी जरूरत से ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। वो तो सिर्फ मैं इसलिए अपनी हिम्मत दिखा पाया क्योंकि मेरे साथ आप जैसे ताकतवर लोग मौजूद थे। अगर ऐसा नहीं होता फिर तो चाहे मैं कितना भी जाबाज क्यों ना होता, अंबरदल जैसे ताकतवर दल के खिलाफ जाने की तो हिम्मत ही नहीं करता। इस पर वाखरान ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, लड़के, तुम जमीन से जुड़े हुए हो, मुझे बहुत अच्छी बात लगी, लेकिन फिलहाल मुझे और भी बहुत से जरूरी काम करने जाना है, इसलिए मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। अलविदा दोस्त, अगर हम फिर कभी मिले तो मैं तुम्हारे साथ बैठकर दिल खोल कर पीना चाहूंगा। वहीं वाखरान की बात सुनते ही ध्रुव ने उससे कहा, शुक्रिया, आपने आज मेरी बहुत मदद की। और ध्रुव की मुस्कुराहट देखकर वाखरान अपने पंख फड़फड़ाते हुए वहां से जाने लगा। लेकिन तभी अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और उसने अचानक से रुककर ध्रुव को समझाते हुए कहा, मैं तुम्हें एक बात और बताना चाहता हूँ ध्रुव, मार्कस बहुत बड़ा प्लेनेट है और इसमें तरह तरह के ताकतवर लोग हैं, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द बहुत ताकतवर बनना होगा, नहीं तो तुम शायद उसके साथ ना हो पाओ जिसे तुम सच्चा प्यार करते हो। ठीक है, तो फिर मुझे इतना ही कहना था। अब ध्यान रखना अपना, और हो सकता है कि मेरी बातें तुम्हारी समझ में भी ना आए, लेकिन बाद में जरूर तुम मेरी बात समझ जाओगे। इसके बाद हवा की तेज आवाज के साथ वाखरान तेजी से पंख फड़फड़ाते हुए वहां से एक झटके में गायब हो गया। वहीं उसे इस तरह जाते देख ध्रुव ने आह भरते हुए खुद से कहा, हाँ, सब चले गए। ये कहकर वो सोचने लगा कि आखिर वाखरान की बातों का मतलब क्या था। और फिर ध्रुव आसमान की तरफ देख रहा था कि अचानक से उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दी, तुम्हारा अलविदा कहना खत्म हुआ या नहीं? और ये सुनकर ध्रुव ने तुरंत पलट कर देखा कि हिनीसा उसके बिल्कुल नजदीक आ गई थी और इस वक्त वो अपनी खूबसूरत और मदहोश कर देने वाली निगाहों से ध्रुव को देखी जा रही थी। लेकिन ध्रुव ने चेहरे पर हल्की झिझक के साथ उससे सवाल किया, नागरानी, आप अभी तक सांप में क्यों नहीं बदली? लेकिन ध्रुव की बात सुनकर नागरानी ने हैरान होते हुए पूछा, सांप में क्यों नहीं बदली? किसने कहा तुमसे कि मैं अब सांप में बदलने वाली हूं? वहीं हिनीसा की बात सुनते ही ध्रुव के चेहरे का रंग बदलने लगा और वो डर के मारे अपनी मुट्ठियां तुरंत बंद करने लगा। इसका मतलब आपकी आत्मा उस सतरंगी दिव्य नागिन के शरीर से पूरी तरह मिल गई। और ध्रुव को ऐसा कहते देख नागरानी गौर से उसके चेहरे की परेशानी को देखने लगी। फिर उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ थोड़ा खुश होते हुए कहा, सच कहूं तो तुम्हें बचाने का फायदा तो हुआ है, और वो ये है कि दिव्य नागिन अगले 3 दिन तक मुझ पर बिल्कुल हावी नहीं होगी।
इस पर ध्रुव ने एक राहत की सांस ली कि कम से कम नागरानी हमेशा के लिए तो ऐसी नहीं हो गई थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए हिनीसा से सवाल किया, अच्छा लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या इसका मतलब आप 3 दिन तक मेरे साथ ही रहेंगी? और ध्रुव की बात सुनते ही नागरानी अचानक से ध्रुव के बिल्कुल नजदीक आ गई। वो ध्रुव के इतने करीब थी कि ध्रुव को उसके परफ्यूम की खुशबू तक महसूस हो रही थी। लेकिन हिनीसा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर ध्रुव का पूरा शरीर एक झटके में अकड़ गया। तभी हिनीसा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, अपने दिमाग में कोई भी गलत ख्याल मत लाना, क्योंकि अगर तुमने गलती से भी ऐसा किया ना तो तुम एक झटके में अपनी जान गंवा बैठोगे। इसके साथ ही उसके गोरे हाथ ध्रुव के ठीक सामने आ गए और उसमें से अचानक से शक्तियां निकलने लगी। वहीं उस हाथ को देखकर ध्रुव काफी घबराने लगा कि तभी हिनीसा ने उससे कहा, चलो वो चीज अब चुपचाप मेरे हाथों में थमा दो। ये सुनकर ध्रुव ने हैरानी में उससे सवाल किया, अब कौन सी चीज? इस पर नागरानी ने धीमी आवाज में ध्रुव से फुसफुसाते हुए कहा, आत्मा शरीर गोली का नुस्खा। और हिनीसा की बात सुनते ही अचानक से ध्रुव के चेहरे पर एक हल्की परेशानी दिखाई देने लगी। फिर उसने डर के मारे मुस्कुराते हुए अपनी स्टोरेज अंगूठी में से आत्मा शरीर गोली का नुस्खा बाहर निकाला। उस नुस्खे को बाहर निकालते ही ध्रुव उसे गौर से देखने लगा, क्योंकि उसे हासिल करने के लिए ध्रुव को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। लेकिन फिलहाल उसकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई थी, क्योंकि उसे यह नुस्खा नागरानी को पकड़ाना था। इतने में नागरानी हिनीसा ने तुरंत ध्रुव के हाथों से आत्मा शरीर गोली का वो नुस्खा छीन लिया और पहली बार उसके चेहरे पर एक ऐसी खुशी दिखाई दी जो ध्रुव ने अभी तक नहीं देखी थी। उसके बाद हिनीसा ने धीरे से वो नुस्खा खोलने के बाद अपनी खूबसूरत आंखों से उसे पढ़कर देखा। जाहिर सी बात है कि वो सिर्फ उस गोली के बारे में पढ़ रही थी, ना कि उसे बनाने के तरीके के बारे में। और जैसे हिनीसा ने कागज में लिखी चीजें पढ़ी तो उसने एक राहत की सांस लेते हुए उसे वापस मोड़ कर बंद कर दिया। ऐसा करते ही हिनीसा उस नुस्खे को अपनी उंगलियों में घुमाने लगी, जिस दौरान ध्रुव भी बिल्कुल चुपचाप खड़े होकर उसे देखता रहा। तभी अचानक हिनीसा ने अपनी नजरें ध्रुव की तरफ करते हुए उस दवा के नुस्खे को ध्रुव को दिखाते हुए कहा, मेरे ख्याल से तुमने तो इस नुस्खे को देख ही लिया होगा, है ना? इस पर ध्रुव ने थोड़ी झिझक के साथ जवाब देते हुए कहा, हाँ मैं इसे देख चुका हूँ। ये सुनकर हिनीसा की सांसें थोड़ी तेज हो गईं, जिसके साथ उसने ध्रुव से आगे सवाल किया, तो क्या तुम इस दवा को बना सकते हो? और हिनीसा का सवाल सुनने के बाद ध्रुव ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए उसे जवाब दिया, माफ करना लेकिन मैं तो अभी रैंक 4 का हकीम भी नहीं बना, और ये आत्मा शरीर की गोली तो एक रैंक 6 की गोली है, इसलिए मेरे लिए इसे बनाना तकरीबन नामुमकिन होगा। लेकिन तभी अचानक हिनीसा ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, नामुमकिन होगा? अच्छा, शायद तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। इसलिए मैं ये भी जानती हूँ कि जो दवा तुमने युगराल के लिए तैयार की थी, जिससे वो मेरी सील तोड़ने में कामयाब हुआ, वो भी तो रैंक 6 की ही थी ना? और वैसे तो मैं महसूस कर पा रही हूँ कि तुम्हारी मौजूदा शक्तियां पहले जैसी नहीं है, लेकिन मैं इतना तो जानती हूँ कि तुम एक रैंक 6 की गोली बना ही सकते हो। इतना कहकर हिनीसा ने धीरे से अपने नाखून ध्रुव की गर्दन पर लगाते हुए आगे कहा, एक बात और, अगर तुम रैंक 6 की गोली बना सकते हो तो तुम मुझसे बात कर सकते हो, लेकिन अगर तुम ये गोली नहीं बना सकते फिर तो मुझे यहीं के यहीं तुम्हें मारने में कोई तकलीफ नहीं होगी। और हिनीसा का नाखून गले पर पड़ते ही ध्रुव का पूरा शरीर डर के मारे ठंडा होने लगा और उसके रोंगटे खड़े हो गए। तभी अचानक उसने महसूस किया कि उसके गले पर हल्की सी खरोच पड़ गई थी, जिसमें से 2 बूंद खून भी निकलने लगा था। इस एहसास को महसूस कर ध्रुव ने मनी मन खुद से कहा, युगराल बिल्कुल ठीक कह रहे थे, ये लड़की तो सच में बहुत खतरनाक है। बेटा ध्रुव, इससे जरा बचकर रहना। ये सोचकर ध्रुव ने तुरंत हिनीसा की तरफ देखते हुए उससे सवाल किया, ठीक है, मैं आत्मा शरीर गोली बनाने में आपकी मदद करूंगा, लेकिन इससे मुझे क्या फायदा होगा? इस पर हिनीसा ने ध्रुव को तुरंत जवाब देते हुए कहा, फायदा? चलो ठीक है, तुम्हें इससे फायदा यह होगा कि मैं भूल जाऊंगी कि तुमने मुझे कितना नाराज किया था। लेकिन हिनीसा की बात सुनकर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, यह भी कोई फायदा हुआ? अगर मुझे तुम्हारी मदद करके ये फायदा होने वाला है फिर तो तुम किसी और हकीम को ढूंढ लो, मुझे ये दवा बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ध्रुव को इस तरह खुद से बात करते देख हिनीसा की नजरों में अचानक नाराजगी झलकने लगी। इसके साथ ही उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक भी थी, जिसके साथ वो ध्रुव को देखे जा रही थी। इतना ही नहीं बल्कि उसके शरीर से इस वक्त सतरंगी शक्तियां भी बाहर निकलने लगी, जिसे देखकर हिनीसा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हारी हैसियत नहीं है मुझसे कोई सौदा करने की। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। और ध्रुव को इस तरह खुद से बात करते देख हिनीसा की नजरों में अचानक नाराजगी झलकने लगी। इसके साथ ही उसकी आंखों में एक जानलेवा चमक भी थी, जिसके साथ वो ध्रुव को देखे जा रही थी। इतना नहीं बल्कि उसके शरीर से इस वक्त सतरंगी शक्तियां भी बाहर निकलने लगी, जिसे देखकर हिनीसा ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, तुम्हारी हैसियत नहीं है मुझसे कोई सौदा करने की। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनकर ध्रुव एक कदम पीछे हो गया, लेकिन फिर उसने भी अपने शरीर को हरे कमल की दिव्य रोशनी से ढकते हुए हिनीसा से कहा, ठीक है तो फिर मार डालिए मुझे, लेकिन ये मत भूलना कि अगर मैं मरा तो फिर दिव्य नागिन की आत्मा गुस्से में आप पर हावी हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो फिर सोचते रहिएगा कि वापस अपने असली रूप में आना कैसे है।
वहीं ध्रुव की बात सुनकर हिनीसा के चेहरे पर जानलेवा चमक थोड़ी कम होने लगी और फिर उसने नाराजगी के साथ ध्रुव से कहा, काफी शातिर हो तुम। दिव्य नागिन से अपना रिश्ता मजबूत कर मुझसे बचना चाह रहे हो ना? समझ गई मैं तुम्हारी तरकीब। और जैसे ही हिनीसा की जानलेवा चमक कम हुई तो उसके शरीर की शक्तियां भी कम होने लगी। ये देखकर ध्रुव ने एक राहत की सांस ली, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी ये धमकी हिनीसा पर काम कर गई थी। लेकिन ध्रुव ये भी जानता था कि वो इस बात का ज्यादा फायदा नहीं उठा सकता था। इसलिए उसने थोड़ा मजबूर होकर हिनीसा को समझाते हुए कहा, देखो, मैं कोई ठग नहीं हूं जो तुमसे बहुत कुछ लूटना चाह रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि किसी से जबरदस्ती कोई काम कराना, और वो भी बिना किसी फायदे के, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। एक रैंक 6 की गोली को बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और थका देने वाला काम होता है, लेकिन इसके बावजूद तुम चाहती हो कि मैं ये काम करूं, और वो भी बिना किसी ठोस फायदे के। जरा बताओ तो कि इस दुनिया में कौन इतना अच्छा होता है? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे बताओ। इस पर हिनीसा ने थोड़ा चिढ़ते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा, अब अपनी बड़बोली जुबान पर लगाम लगाओ और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। ये सुनकर ध्रुव के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने हिनीसा को जवाब देते हुए कहा, अब जो कि युगराल और वाखरान मुझे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए मुझे डर लगता है कि कोई ताकतवर योद्धा मुझ पर हमला ना करते। इसलिए अगर नागरानी वादा कर 3 साल तक मेरी रक्षा के लिए तैयार हो जाती हैं, तो मैं भी वादा करता हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, मैं नागरानी के लिए आत्मा शरीर गोली तैयार करके रहूंगा। वहीं ध्रुव की बात सुनकर नागरानी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई, जिसके साथ उसने अपने खूबसूरत हाथ ध्रुव के कंधों पर रखते हुए कहा, क्या 3 साल तक तुम्हें खतरों से बचाती फिरूं? इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं अभी तुम्हें मारकर दिव्य नागिन को अपनी आत्मा पर हावी हो जाने का जोखिम उठाऊं। इतने में ध्रुव ने भी हिम्मत जुटाते हुए नागरानी से कहा, अगर ऐसा है तो फिर हमारे बीच तो कोई बात हो ही नहीं सकती। तो ठीक है, मार दीजिए मुझे। लेकिन ध्रुव की बात सुनते ही नागरानी ने थोड़ा बेचैन होते हुए ध्रुव से कहा, अच्छा ठीक है, अब बेकार में वक्त जाया करना बंद करो। मैं तुम्हें 1 साल का वक्त देती हूँ। इस 1 साल में मैं युगराल की तरह बेवकूफ़ी करके तुम्हारी कोई बॉडीगार्ड नहीं बनूंगी, लेकिन अगर तुम किसी ऐसी मुसीबत में फंस जाओ जिसमें तुम्हारी जान जाने वाली होगी, सिर्फ तभी मैं बाहर आकर तुम्हारी मदद करूंगी। बाकी वक्त मेरे मूड पर रहेगा कि मैं तुम्हारी मदद करूं या नहीं। लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर तुम इस 1 साल में आत्मा शरीर गोली नहीं बना पाए, फिर तो मुझे मत कहना कि मैं कितनी बेरहम हूं। यही मेरी शर्त है। तुम्हें मंजूर है या नहीं, ये तुम मुझे अभी बता सकते हो। वहीं नागरानी की बात सुनकर ध्रुव थोड़ा परेशान दिखने लगा, लेकिन फिर कुछ पलों तक सोचने के बाद उसने अपना सिर उठाकर नागरानी के खूबसूरत चेहरे को देखा, जिसमें एक जानलेवा चमक दिखाई दे रही थी। इस चमक के चलते ध्रुव जानता था कि नागरानी उसे मारने के पहले जरा भी नहीं झिझकने वाली थी। यही वजह थी कि ध्रुव ने मजबूरी में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है। और ध्रुव की बात सुनते ही नागरानी हिनीसा के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी दिखाई देने लगी, जिसके साथ उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वहीं ध्रुव ने जैसे ही देखा कि नागरानी के चेहरे से वो जानलेवा चमक गायब हो गई, तो उसने एक राहत की सांस लेते हुए मन ही मन शुक्र मनाया। जाहिर सी बात है कि ये लड़की कोई मामूली लड़की बिल्कुल नहीं थी, और इसलिए वुहान साम्राज्य के ताकतवर लोग तक इससे खौफ खाते थे। इतने में नागरानी ने ध्रुव को आत्मा शरीर गोली का नुस्खा वापस करते हुए कहा, वैसे अब तुम कहाँ जाने के बारे में सोच रहे हो? और ध्रुव ने वो नुस्खा नागरानी से लेते हुए एक पल कुछ सोचकर उसे जवाब दिया, मेरे ख्याल से मैं सबसे पहले तो अपने घर वापस मैसेडोरिया जाना चाहूंगा। उसके बाद शायद मुझे कुछ वक्त के लिए वुहान साम्राज्य छोड़ना पड़े। वहीं ध्रुव का जवाब सुनते ही हिनीसा एक पल के लिए थोड़ी परेशान हो गई, और उसने इसी परेशानी में ध्रुव से कहा, क्या वुहान साम्राज्य छोड़ना पड़े? ये पूछने के बाद उसने कुछ सोचकर अपना सिर हिलाते हुए ध्रुव से आगे कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मेरे ना होने के बावजूद नागोरा दल के लीडर्स मेरे लोगों का ध्यान रख सकते हैं, और जब तक तुम मुझे आत्मा शरीर गोली बनाकर नहीं दे देते, तब तक मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। फिर जैसे ही ध्रुव ने देखा कि नागरानी ने इस बात के लिए मना नहीं किया, तो उसने मन ही मन एक राहत की सांस ली। उसके बाद उसने अपनी पीठ पर टंगी काले रंग की तलवार को थपथपाया और मुस्कुराते हुए हिनीसा से कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर इंतजार किस बात का? चलिए नागरानी, हम चलते हैं अपने सफर पर। तभी नागरानी ने कुछ सोचते हुए ध्रुव से कहा, अब जो तुम अंबर दल से लौट ही रहे हो, तो मेरे ख्याल से तुम्हें ज्यादा जल्दी तो नहीं होगी ना, क्योंकि मैसेडोरिया के रास्ते में तो हमें बहुत से बड़े शहर मिलेंगे। उन शहरों में रुककर हम आत्मा शरीर गोली का सामान भी देखते चलेंगे। क्या ध्रुव सही सलामत रह पाएगा नागरानी के साथ, और क्या होगा उसके आगे के सफर पर, ये जानने के लिए आपको सुनना होगा दी वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा।